अस्सलामुअलैकुम, सुबह खैर। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह सब लोग ठीक ठाक ही होंगे। सबके घरों में खैरियत होगी और अल्लाह ताला अब ये जो बाबरकत महीना आ रहा है इसमें हम सब के लिए खुशियां, रहमतें और बरकतें ये भी हमारे ऊपर आएँ और अल्लाह ताला की रहमत हम सब पर बरसती रहे। अच्छा जी, शो का आगाज़ एक अच्छी बात से, और अच्छी बात क्या है? आज मैंने सोचा कि हम बहुत सारी अच्छी चीज़ें, अच्छी बातें आपके साथ में शेयर करते हैं, लेकिन शो के आगाज़ में जो बातें हम आपको बताते हैं और जब शो का आगाज़ करते हैं तो उसका जो फीडबैक आप देते हैं वो बड़ा ज़बरदस्त लगता है, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। अच्छा जी, लोगों की तारीफ़ करने में कभी भी कमी नहीं करनी चाहिए। इससे दूसरों को कॉन्फिडेंस मिलता है और आपको इज़्ज़त मिलती है। ये बात आपने हमेशा याद रखनी है कि अगर आपको कोई अच्छा लग रहा है, आपको किसी का काम अच्छा लग रहा है, या आपको किसी के कपड़े अच्छे लग रहे हैं, या आपको किसी की बातें अच्छी लग रही हैं, या आपको किसी का स्टाइल अच्छा लग रहा है, तो उसकी तारीफ़ ज़रूर करें। लेकिन अगर आपको किसी के कपड़े, किसी की बातें, किसी की पर्सनैलिटी, किसी का स्टाइल अच्छा नहीं लगता तो इसका इजहार आपने खुलकर नहीं करना, और ये हैं अखलाकियात और इसको कहते हैं एथिक्स। अगर आप चाहते हैं कि आप उसको गाइड करें, उसको बेहतर करें, तो आपने कोई भी नसीहत अगर करनी है उसको तो अकेले में करनी है, क्योंकि अगर आप उसको सबके सामने कहेंगे तो डेफिनेटली उसका मोराल डाउन होगा, आपके दिल में उसके लिए बुराई आएगी और इसके कई इम्पैक्ट्स हो सकते हैं। तो आपने अगर किसी की तारीफ़ करनी है तो वो आप सबके सामने कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने किसी में कोई कमी या खामी निकालनी है तो डेफिनेटली उसको अलग से बताएं और उसकी उस चीज़ को बेहतर करवाने की कोशिश करें। इससे आपकी दोस्ती जो है उसमें भी स्ट्रांगनेस आएगी, बॉन्ड अच्छा बनेगा आपका, और उसको आपसे कोई शिकवा भी नहीं होगा। तो तारीफ़ करनी है सबके सामने, लेकिन अगर कोई कमी है, कोई बुराई है, तो अकेले में बुला के जो है वो बताना है। अच्छा जनाब, अब शो का आगाज़ करते हैं और आज आपको लेके चलते हैं सफारी, जहाँ पर ज़ेब्रा है पीछे पीछे और लोग हैं आगे आगे। अच्छा जी, ये आपने देखा? वैसे अगर इस तरह का एक्सपीरियंस अगर मेरे साथ हो जाए ना, सीरियसली, तो मैं तो शायद बहुत घबरा जाऊँ, या मैं इससे ज़्यादा जो है वो चीखें मारूँ और पता नहीं क्या हो, मेरे तो दिल की धड़कन ही शायद बंद हो जाए। ये बड़ा ब्रेव काम होता है जिस तरीके से लोग सफारी जाते हैं और फिर ये कहना चाहिए जान हथेली पे रख के जो है इस तरह से ट्रैवल करते हैं और सैर व तफरी करते हैं। सैर व तफरी करें, हिफाजत के साथ करें, और जितनी आप एहतियाती तदाबीर इख्तियार कर सकते हैं करें, क्योंकि इस तरह के मामलात में कभी कभी जो है वो आप अपनी जानों से नाहक हाथ धो बैठते हैं। अब जाते हैं एक ऐसे हादसे की तरफ जो कि कनाडा में यानी कि पेश आया। पहले आपको ये प्लेन क्रैश दिखाते हैं, इसके मनाजिर देखिए, ये बड़े पेनफुल मनाजिर। अच्छा जी, आपने देखा ये प्लेन क्रैश हुआ है और इसके अभी जो पैसेंजर्स थे उनकी भी कई सारी वीडियोस सामने आ रही हैं जिसमें उन्होंने बताया है कि वो अपसाइड डाउन जो है ये प्लेन हो गया था और उसके बाद 18 लोग जो है इसमें ज़ख्मी हैं, एक बच्चा भी हॉस्पिटलाइज है। अल्लाह ताला जो है उन लोगों को जल्दी जल्दी ठीक करे। और इस तरह के जब प्लेन क्रैश होते हैं तो डेफिनेटली न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि दुनिया में अगर कहीं पर भी हो तो बहुत ज़्यादा जो है वो दुख भी होता है और अफसोस भी होता है, और उसके ऊपर कई सवालिया निशान भी उठ जाते हैं कि ये प्लेन क्रैश कैसे हुआ। सो अनफॉर्चुनेटली इस तरह के वाक़यात पूरी दुनिया में ही होते हैं, और ये जो वाक़या हुआ अभी प्लेन क्रैश का, इसकी जो फुटेजेस हैं, इसकी जो वीडियोस हैं, वो सब जगह वायरल हुई, और वायरल कंटेंट हम आपके साथ में शेयर ना करें, ये कैसे हो सकता है। अच्छा जनाब, अब आपको दिखाते हैं एक ऐसा बहादुर जानवर जो कि खड़ा है, कहते हैं ना कि डूबते को तिनके का सहारा, लेकिन इसको इस दरख्त की शाख का सहारा था। ज़रा देखिए। तो आपने देखा कि ये कितना बहादुर है, या फिर इसको कह सकते हैं कि ये कितना बेवकूफ़ है। और जो कमेंट्स थे ना लोगों के वो बड़े अजीब अजीब थे। वो ये कह रहे थे कि ये पता नहीं, इसको पता ही नहीं चला और ये यहाँ पर आ गया। आई डोंट नो कि जो इस तरह की वीडियोज़ होती हैं, ये जो आप लोग पसंद करते हैं, इसके ऊपर आप जब कमेंट्स करते हैं तो इतने मुख्तलिफ लोग इतने इतने हेटफुल कमेंट्स क्यों करते भाई? एक जानवर है, उसे क्या पता, उसे तो बख्श दें, उसे तो छोड़ दें। अच्छा जी, अब आपको लेके चलते हैं थोड़ा सा फ्लैशबैक में। फ्लैशबैक में सब ने जो है वो एक हॉलीवुड की मूवी हुआ करती थी जिसका नाम था टाइटैनिक, और उसमें सबसे ज़्यादा जो चीज़ें हिट हुई थी ना, उसमें आपने देखा होगा आइसबर्ग्स थे, और एक पूरा एक अलग तरह की दुनिया थी, लोगों को इंट्रोड्यूस करवाया गया। उसी तरह की कुछ दुनिया में हम आपको लेके चलते हैं, लेकिन ये जो है कोई फिक्टिशियस दुनिया नहीं है, ये है असली दुनिया, और दुनिया का सबसे बड़ा आइसबर्ग भी यही है। ज़रा देखिए। तो कराची में जो है वो डेजर्ट सफारी ट्रेन कामयाबी से चले, लेकिन 100 साल से यहाँ पर ये ट्रेन कामयाबी से राइडिंग कर रही है और कामयाबी से लोगों को लेके जा रही है और लोगों को लेके आ रही है। अच्छा जनाब, तो लोग जो है वो ट्रेन के सफ़र में इंजॉय करते हैं, लेकिन जो हमारे एक्ट्रेस हैं वो गाड़ी में बैठे बैठे भी इंजॉय कर लेते हैं, और हर किसी का अपना अपना स्टाइल है। तो सबर कमर का स्टाइल देखिए।
भाई स्टाइलिंग हो गई, अब कुछ काम की बातें कर लेते हैं। और काम की बातों में क्या है आजकल क्रिकेट, और क्रिकेट में क्या है आजकल बाबर आजम की परफॉर्मेंस पर हो रही हैं बहुत सारी बातें। लेकिन कुछ दिनों पहले बाबर आजम ने अपनी इंस्टाग्राम से अपने वर्कआउट की जो है वीडियो अपलोड की, और उसके बाद उनके जो फैंस थे उन्हें यकीन हो गया कि अब कुछ डिफरेंट होने वाला है, अब वाकई जो है कवर ड्राइव कवर ड्राइव कवर ड्राइव होने वाली है। लेकिन बाबर आजम, हमें आपसे बहुत ज़्यादा चीज़ें चाहिए, हमें आपसे बहुत सारे 6-4, हमें आपसे बहुत सारी ऐसी परफॉर्मेंसेस चाहिए जिसके ऊपर शोर मच सके और बाबर आजम के फैंस जो हैं वो ठोक बजा के कह सकें कि जी किंग इज़ बैक। तो ज़रा देखिए कैसे वर्कआउट कर रहे हैं बाबर आजम। चले जनाब, बाबर आजम वर्कआउट तो कर रहे हैं लेकिन इसका रिजल्ट जो है वो ग्राउंड में ज़रूर आना चाहिए। विश यू ऑल दी बेस्ट। अब चलते हैं हम हमारे टोटके की जानिब, और टोटका हमारा क्या है जनाब। टोटका जो है वो कुछ इस तरीके से है कि आज शुमाइला ने सोचा कि तमाम उन लोगों को बताया जाए जिनके पेट में है दर्द, और अब जितने लोगों के पेट में दर्द है वो ये टोटका भी सुन लें। टोटका कुछ इस तरह से है कि पेट के दर्द से निजात के लिए टोटका है ये। अजवाइन और काला नमक ओके, 1 चाय का चम्मच अजवाइन को हल्की आंच पर भून लें, फिर उसमें चुटकी भर काला नमक शामिल करें, फिर नीम गर्म पानी के साथ खा लें। अच्छा जनाब, ये हाजमे को बेहतर बनाता है, गैस ख़त्म करता है और पेट के दर्द में फौरी आराम देता है। तो भाई जितने लोगों के पेट में दर्द है उन्होंने ये टोटका जो है वो अख्तियार करना है। उन्होंने यही करना है कि अजवाइन और काला नमक लेना है, 1 चाय का चम्मच अजवाइन को हल्की आंच पर भून लेना है, और फिर उसमें थोड़ा सा चुटकी भर काला नमक शामिल करके नीम गर्म पानी के साथ खा लेना है। तो उनका जो पेट का दर्द है वो ख़त्म हो जाना है। तो ये तो हो गया जनाब हमारा टोटका। अच्छा, अब करेंगे ढेर सारी बातें, लेकिन ढेर सारी बातों से पहले होगा न्यूज़ सेशन। न्यूज़ सेशन में ज्वाइन करेंगे हमारे सीनियर सहाफ़ी हम लोगों को, और उसमें हम करेंगे बातें ढेर सारी आप लोगों से रिलेटेड। क्या कुछ हो रहा है शहर भर में, क्या मामलात हैं, कहाँ आग लग गई है, कहाँ ट्रैफिक जैम है, और क्या कुछ हो रहा है। तो जनाब ये सारी करेंगे बातें। मेरा गिर गया है इयरिंग्स, इसको मैं वापस पहनने की कोशिश करती हूँ, इसमें मिले ब्रेक। स्टे विद अस, कीप वॉचिंग सिटी एट 10। वेलकम बैक जनाब। तो हमारे सीनियर रिपोर्टर ने हमें ज्वाइन किया और ब्यूरो चीफ कराची अशरफ भाई ने हमें ज्वाइन किया। पहले वेलकम करते फिर चलेंगे सिटी अपडेट्स की तरफ। अस्सलाम वालेकुम अशरफ भाई, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। महराज भाई कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? बिल्कुल ठीक। कल से बड़ा बिजी हैं आप, कल से बड़ा काम कर रहे हैं। अभी आते हैं उस तरफ कि आपने जो है वो कल क्या क्या किया है, लेकिन अभी पहले चलते हैं हम सिटी अपडेट्स की जाने पर। सिटी अपडेट्स में हमारे पास क्या है जल्दी से बता दे भाई, कौन जा रहा है, कौन आ रहा है, कौन सी फ्लाइट मनसूख हो रही है, और कौन जो है वो पहुंच जाएगा। तो भाई तकनीकी और ऑपरेशनल वजूहात की बिना पर जो फ्लाइट्स हैं उनका शेड्यूल हम आपके साथ में शेयर कर रहे हैं, और उसके बायस आज कराची से रवाना होने वाली ये 9 परवाजें हैं जो कि मनसूख हो गई हैं। अच्छा, किसी दिन कोई चली भी जाए ना कोई परवाजें, मतलब 8 मनसूख, किसी दिन 9 मनसूख, क्या हो रहा है भाई। और कौन सी परवाजें ये? कराची से लाहौर सीरीन एयर ER 522 524 मनसूख, फिर उसके बाद कराची से इस्लामाबाद सीरीन एयर ER 504 502 मनसूख, कराची से लाहौर एयर सियाल की परवाज़ PF 145 मनसूख, कराची से दुबई एमिरेट्स की परवाज़ EK 609 मनसूख, कराची से मुल्तान PIA की परवाज़ PK 330 मनसूख, कराची से कोयटा PIA की परवाज़ PK 310 मनसूख, और उसके बाद कराची से इस्लामाबाद PIA की परवाज़ PK 368 जो है ये हो गई है मनसूख। और अब फ्लाइट मनसूख करवाने के बाद हम चलते हैं आपके खाने पकाने की जानिब। दालों के रेट्स क्या हैं? तो दालों के रेट्स क्या हैं हमारे पास भाई, जो दालें हैं उनके जो प्राइजेज़ हैं वो डेफिनेटली हम आपके साथ में शेयर करते हैं। और जब ये प्राइजेज़ हम आपके साथ में शेयर करते हैं तो हम आपको बताते हैं कि जी दाल मास जो है उसका प्राइस जो है वो क्या है, और दालों के रेट्स हमारी स्क्रीन पर कुछ देर में पॉपअप हो जाएंगे ताकि आप आराम से हमारी स्क्रीन पर ये दालों के रेट्स देख सकें। इसके अलावा जो मौसम का हाल है उसकी करंट अपडेट भी आपको थोड़ी देर बाद हमारी स्क्रीन पर नजर आ जाएगी, और इसी तरीके से जो करेंसी है, करेंसी के रेट्स भी आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। अब बढ़ जाते हैं भाई हम मुर्गी की जानिब। मुर्गी जो है भाई, अब मुर्गी अब क्योंकि रमज़ान की आमद भी है और इस पर अभी डिटेल डिस्कशन भी करेंगे, ये कीमतें तो बढ़ जाएंगी, लेकिन अभी फ़िलहाल जो स्टैटिक कीमत हम आपको बताते हैं कमिश्नर कराची की रेट्स उसमें है 650 मुर्गी, और फिर उसके बाद जो है अंडे 240, और उसके बाद बीफ जो है 950 है, मटन 2000 है, और फिर उसके बाद फ़िश जो है वो है जनाब 600 रुपये। अब आ जाते हैं हम सोने पे। सोना खरीदना और बेचना होता है लोगों को, और हमने आपको बताने होते हैं रेट्स। तो क्या चल रहा है? फ़ी तोला सोना 1700 रुपये इजाफे से 3,03,200 रुपये का हो गया है। 10 ग्राम सोना 1458 रुपये इजाफे से 2,59,945 रुपये पर पहुंच गया। आलमी मार्केट $17 इजाफे से $2,900 फ़ी औंस का हो गया। 1 तोला चांदी 3,350 रुपये पर बरकरार है। तो ये तो हमने आपके साथ में सोने के रेट शेयर किए। अब चलते हैं हम मौसम की जानिब, और मौसम क्या है? मौसम ले रहा है करवट। बालाई इलाकों में जो मौसम का हाल है वो बनता जा रहा है, कुछ चेंज तब्दीलियाँ आती जा रही हैं। तो बालाई इलाकों में कल से नया मौसमी निज़ाम दाखिल होगा। मुल्क के बालाई इलाकों में
मौसमियाती निज़ाम दाखिल होगा और फिर उसके बाद जो बारिशें और बर्फबारी का सबब बनेगा। अच्छा, इस वजह से अब बारिशें भी होंगी, बर्फबारी भी होगी। महकमे मौसमियात के मुताबिक 19 से 21 फरवरी के दौरान इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में वक्फे वक्फे से बारिश और पहाड़ों पर बाज़ मुकामात पर बर्फबारी का भी इम्कान है। बलूचिस्तान के बाज़ इलाकों में आज और कल बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी हो सकती है। तो 21 फरवरी के दौरान सिंध के बेशतर इलाकों में मौसम 19 तारीख से जो है वो खुश्क रहेगा, ताहम साहिली इलाकों में तेज़ हवाएं भी चल सकती हैं। तो ये तो हमने आपके साथ में शेयर किया मौसम का हाल। अब एक खबर आपके साथ में शेयर करते हैं और ये खबर है टिकटॉकर सीमा गुल की। अच्छा, ये जो टिकटॉकर सीमा गुल है, इनकी जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है वो अब जो है वो तैयार हो गई है, सामने आ गई है और उसके मुताबिक पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उनकी जो मौत है वो 6 किस्म की इन्होंने जो है वो नशावर गोलियां खाई हुई थी, जिसकी वजह से इनकी मौत हुई, जबकि खातून के साथ जो है वो जिनसी ज़्यादती के कोई शवाहिद भी सामने नहीं आए। अच्छा, पुलिस के मुताबिक सीमा गुल अलमारूफ साइको अरबाब 7 फरवरी को अपने कमरे में मुर्दा पाई गई थी और वर्सिक रोड पर पुलिस ने यह बताया था कि इब्तदाई तफ्तीश से मालूम हुआ था कि इस वाक़े पर अरबाब फ्लैट्स की रिहायशी टिकटॉकर की मौत ज़ायद मिकदार में नशा आवर गोलियां खाने से हुई। और यहाँ पर आपको ये भी बताएं कि पुलिस ने टिकटॉकर के भाई की मुद्दत में मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश भी शुरू कर दी है। तो ये मारूफ टिकटॉकर थी पेशावर की सीमा गुल, जो कि अलमारूफ मतलब इनका जो एक ट्रेंडिंग नेम होगा वो साइको अरबाब है। तो उनकी जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है ये सामने आई है और इस रिपोर्ट में यही कहा जा रहा था कि भाई पता नहीं इनकी जो मौत है वो किस तरीके से हुई। तो अब इनकी जो मौत की वजह है वो फाइनली सामने आ गई है। तो नशावर अद्वियात का इन्होंने इस्तेमाल किया था जिस वजह से इनकी ये मौत हुई है। अच्छा, थोड़ी देर में आपको बताएंगे कि दुबई में जो है वो क्या ट्रेंड है। हम लोग तो सोना ख़रीदते और बेचते हैं ना, लेकिन दुबई में जो सोना है उसके कपड़े भी तैयार हो रहे हैं, यानी गोल्ड की बात हो रही है। तो अब थोड़ा सा आपको इसकी डिटेल भी बताते हैं कि भाई ये जो दुबई है वहाँ पर जो जिस तरह से गोल्ड के ट्रेंड्स हैं वो तो हैं ही अलग, लेकिन ये ज़रा स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। ये ज़रा देखें कि ये जो गोल्ड के कपड़े हैं बाकायदा तौर पर ये तैयार किए जा रहे हैं और ये स्पेशल ऑर्डर्स देके जो है वहाँ की ख़वातीन बनवाती हैं। यानी कि आप तो लोग जो हैं वो ज्वेलरी ख़रीदते हैं, सेट्स ख़रीदते हैं, लेकिन दुबई में जो है वो गोल्ड के पूरे पूरे ड्रेसेस बनाए जा रहे हैं और ये मुख्तलिफ जो कंट्रीज़ हैं उसमें बड़ा फेमस है। और अगर ड्रेस ना भी हो तो पूरे ड्रेस के हिसाब से जितना ड्रेस की लेंथ है उस हिसाब से जो है ये ड्रेसेस तैयार किए जाते हैं और इस हिसाब से ही इनकी जो लाइनिंग है वो भी तैयार की जाती है। महराज भाई और अशरफ भाई हमारे साथ हैं और महराज भाई चलें इसी से स्टार्ट कर लेते हैं। भाई देखें, ये होता है पैशन, ये होता है शौक। आपने सोने का सेट खरीदा होगा भाभी के लिए, कभी गोल्ड के कपड़े लेके गए हैं आप भाभी के लिए? नहीं ना, मैं तो खुद आज सुन रहा हूँ ये। और जी जब आपने मुझसे कहा ना कि हाँ। सोने के कपड़े, तो मैंने कहा नाइट सूट की बात कर रहे हो? नहीं जी, मैं नाइट सूट की बात नहीं कर रही हूँ, वाकई गोल्ड की बात कर रही हूँ, गोल्ड के कपड़ों की। जी देखिए, बात ये है कि दुनिया में ग्लैमर तो है, ग्लैमर की दुनिया है। और मैं भी मतलब थोड़ा सा हैरत हुई मुझे इस पर कि सोने के कपड़े भी लोग पहनते हैं। हाँ, नहीं जी बिल्कुल। अभी हमने आपको दिखाया ना कि लोग जो है पूरे पूरे जो कहना चाहिए जिसको शर्ट्स हैं वहाँ पर ये स्टाइल है, ये वहाँ स्टाइल इन हुआ है कि शर्ट्स जो है उसके साथ वो पूरी मैचिंग के जो पूरा अपर टाइप का जिसको आप कहते हैं ना कपड़े या अपर, तो पूरा गोल्ड का वो अपर टाइप का उन्होंने पहना होता है और जिसकी जितनी गुंजाइश होती है, जिसका जो स्टाइल होता है वो स्टाइल से वो कपड़े डिजाइन करवाते हैं। भाई देखिए, बात यह है कि दुबई हो गया या ये आप लोग बस यहाँ पे सोना बेचते रहें, खरीदते रहें, सोने की कीमतें पता करते रहे ना, दुनिया आगे चली गई है। देखिए क्या मतलब है आपका? ये बताएं, क्या वो भाभी को मैं सोने का सूट बनवा के दे दूं? हाँ बिल्कुल दे सकते हैं भाई, क्यों नहीं दे सकते? सोने का सूट भी सोच रहे हैं ना, सोचे तो सही, सोना क्या तोला है? अभी आपने खुद ही इसका बताया हमें 3 लाख या कुछ है ना, 3,000 रुपए। अब आपको बताइए जब ड्रेस बनेगा तो उसमें कितने तोले सोना? देखिए, डेवलप्ड नेशन जो होती है वो ये होती है। अभी अशरफ भाई आप थोड़ा सा इस पे जरा सा तज्जिया करें कि ये जो स्टाइलिंग है पूरी दुनिया में अब चेंज हो रही है, ये आपको कैसी लग रही है? और दूसरा, हमारे यहाँ तो हम क्या बातें कर रहे होते कि जी सोना खरीदने का सोचने से पहले लोग 10 दफा सोचते कि छोटी सी बालियां बनवा लें, मतलब छोटी सी रिंग लेने के लिए 10 दफ़ा लोग सोचते हैं। और देखें दुनिया जो है वो गोल्ड में भी कितना क्रिएटिव है, गोल्ड के मामलात में भी दुनिया इतनी आगे निकल गई है। अपार्ट फ्रॉम जोक कि ये वाकई हम एज नेशन या हमारी इकॉनमी या नेशन के तौर पे ये लगता है कि कितने हम पीछे हैं। अभी तो हम बिजली के मसले में हैं, गोल्ड के मसले में हैं, अभी तो हमारा घी महंगा होना है, अभी तो हमारे चावलों के प्राइस बढ़ने हैं, अभी तो पता नहीं क्या क्या होना है। अशरफ भाई देखिए सब हम लोग तो त्यौहार का इंतजार कर रहे हैं, मुसलमान हैं बेसिकली, सारे मुसलमान हैं, सारे जो ताजिर हो
मतलब हाजी साहब लिखते हैं उम्रे पे जाना है तो सारा खर्चा तो पूरा करना है ना। अभी तो उम्रे पे भी जाओ तो 3-4 लाख रुपए लगते हैं, हज पे जाओ तो आपके 20 लाख रुपए लग रहे हैं। तो वो कहाँ से कॉस्ट पूरी होगी? गरीब आवाम उनको लूटेंगे वो, फिर अल्लाह से जाके माफ़ी मांगेंगे, फिर लूटेंगे, फिर माफ़ी मांगेंगे। मेन ये कि जहाँ की हम बात करें ये वाली खबर थी गोल्ड की, तो मिडिल ईस्ट को अगर आप जाके देखेंगे ना वहाँ के मार्केट्स, क्योंकि मैं कुवैत में भी गया हूँ, दुबई में भी गया हूँ, तो वहाँ जो आप देखेंगे यहाँ की हमारी मार्केट कुछ नहीं है। आप वहाँ की मार्केट देखेंगी वो तो क्योंकि उनका पैसा बहुत है। अब आप देखें ना दुबई को जाके देखें, जो इन्वेस्टमेंट है पूरी दुनिया से इन्वेस्टमेंट हुई हुई है। उस वक्त पाकिस्तान जब बना उसके दुबई को देखें तो कराची जब डेवलप होना शुरू हुआ तो दुबई उससे शॉर्ट टर्म में पूरी दुनिया से इन्वेस्टमेंट आ गई और वो आपको ड्यूटी फ्री एक दुबई कहलाता है। अब वहाँ पे इतना अरबियों के पास पैसा है कि वो क्योंकि पैसा तो कहीं लगाना है और वो जो शौक है क्योंकि उनके लिए क्या, उनके अगर आप 3,000 रुपये का तोला है, सही एक गरीब आदमी मिडिल क्लास की बात करें एक सेट भी बनाने जाता है ना तो आपको पता है कितने का पड़ रहा है? 4 तोले का सेट जो है 12 लाख रुपए का है। दे सोचें, ठीक है 3 लाख रुपए का तो 4 तोले कितना हो गया? 12 लाख रुपए। अब वो जो आप देख लीजिए ड्रेस तो ये तो करोड़ों में होगा भाई। एग्जैक्टली ठीक है। अब मेन ये है कि वो उनके पास वर्थ है ना, क्योंकि वो वेल्दी हैं एज नेशन भी। अशरफ भाई वो हमसे कितने आगे, मतलब ये चीजें देखकर एहसास होता है कि देखें कि वो लोग पैसों में भी, तरक्की में भी, कामयाबी में भी हमसे कितना ज़्यादा आगे हैं कि वो लोग इस तरफ सोच रहे हैं कि चले जी कोई क्रिएटिव काम कर लिया जाए, कोई और क्रिएटिव चीज़ें की जाएं। मगर हम लोग अभी क्या सोच रहे हैं? अभी हम सारे बैठ के जितने भी लोग हैं ना वो रमज़ान के बारे में सोच रहे हैं और ये सोच रहे हैं भाई ग्रॉसरी जो है वो कर ली जाए, चीज़ें महंगी ना हो जाएँ, ये सारा कुछ ना हो जाए। देखें ये हमारी सोच देखें और पूरी दुनिया में डेवलप कंट्रीज़ के लोगों की सोच देखें तो इस पर मजीद बात करेंगे शो में। यहाँ वक्त एक ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो महराज भाई से भी पूछेंगे रमज़ान की शॉपिंग ईद के हवाले से, भाई आपने पहले कर लिए या नहीं कर लिए। स्टे विद वेलकम बैक। तो बात हो रही है कि अब रमज़ान की आमद है और मुनाफाखोरी जो है वो बढ़ जाएगी और इसके अलावा जो है वो हमारे यहाँ जो प्राइजेस हाई होंगे उसमें जो आवाम का बीपी हाई होगा, उस हवाले से तो कुछ क्या बंदा बोले स्पीचलेस हो जाता है। महराज भाई अब रमज़ान की आमद है तो उसके साथ ही आप देखें कि जो यूटिलिटी स्टोर्स हैं खुद ब खुद ना उनका एक एटीट्यूड चेंज हो जाता है, वहाँ पर काम करने वाले लोगों का भी एटीट्यूड चेंज हो जाता है। पूरा साल आप जहाँ शॉपिंग करने जा रहे होते हैं ना वो आपको बड़ा प्लेजेंटली चीज़ें निकाल के दे रहे होते हैं। रमज़ान आते ही ना लोगों के शॉपकीपर्स के एटीट्यूड भी चेंज हो जाते हैं। जी फलाना चीज़ है, जी है, अभी नहीं आई, आएगी, भाई व्हाट इज दिस, क्योंकि उन्हें पता है कि बाय हुक और बाय क्रूक तो खरीदना ही है, मजबूरी है। अब वो अपने क्लाइंट को, अपने कस्टमर को ठीक से डील करें या ना करें, उन्होंने तो शॉपिंग करनी है। तो ये तो हाल है हमारे यहाँ। अच्छा ये हमारे लिए अगर हम वैसे देखें तो बहुत रहमत वाला महीना है, लेकिन जो कारोबारी हजरात जो हैं उनके लिए सीज़न कहलाता है और इस सीज़न की तैयारी 6 महीने पहले से शुरू की जाती है। अच्छा जी हाँ, कारोबारी लोग और जो ज़ख़ीरा अंदोज़ जिनको हम कहते हैं वो चीज़ें जो हैं वो स्टॉक कर लेते हैं अपनी, ताकि रमज़ान में वो उसको फ़रोख्त कर सकें। अच्छा, अब रमज़ान शुरू होते हैं तो हमारे ज़ाहिर सी बात है ट्रेडिशनल डिशेज़ होती हैं, पकौड़े भी बनने, समोसे भी बनने, फ्रूट चाट भी खानी है, क्रीम वाली चाट भी खानी है, सारी चीज़ें आपके ध्यान में होती हैं। तो जाहिर सी बात है जो आप एक बजट लेके अगर चलते हैं किसी आप जहाँ से भी ग्रोसरी करते हैं अपनी, अगर आपकी महीने की फर्ज कर लेंगे 50 की होती है तो वो ऑटोमेटिक वो 1 लाख पे चली जाएगी या फिर 80,000 ऑब्वियसली, क्योंकि डबल होता है ना रमजान में खर्चा। जाहिर सी बात है डबल खर्चा होता है क्योंकि सहरी और इफ्तारी दोनों टाइम पर बनने की चीज़ें होती हैं, फिर दावतें, लोगों का आना जाना इफ्तार। अरे ये सारी साइकी समझते हैं वो दुकानदार, वो कारोबारी हजरात, उनको एक एक चीज़ का पता होता है, इसलिए उनका एटीट्यूड जो है वो चेंज हो जाता है सही रमजान के आते ही। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ तो माशाल्लाह ऐसा होता है ना कि मुनाफाखोर एकदम से जाग के खड़े हो जाते हैं और जो उनके बॉसेस होते हैं वो इन्होंने अभी जैसे अशरफ भाई ने कहा कि वो फौरन उम्रे पे चले जाएंगे। मैं सोशल मीडिया पर देख रही थी कि कारोबार तो चलते हैं। महराज भाई मैं सोशल मीडिया पर देख रही थी अशरफ भाई कि रमजान में वो जो ठेलों के ऊपर वो लोग नहीं खड़े हुए होते जिनके पास चश्मे, ग्लासेस या जो नॉर्मल चीजें भी होती हैं, उनके प्राइजेस भी वो डबल कर देते हैं। मैंने वो क्लिप देखा तो मैं हैरान रह गई कि ये इन्होंने भी प्राइस डबल कर दिया। वो पूरा साल एक प्राइस में बिकता है, शायद वो उससे भी कम में देते होंगे। क्या हो जाता है, कीमतों को पर लग जाते हैं लोग, क्या हो जाता है, बिल्कुल आउट ऑफ माइंड हो जाते हैं, एक दूसरे का ख्याल नहीं रखते। ये तो वो महीना है जिसमें एक दूसरे के साथ देना चाहिए। नहीं, वो त्यौहार मैंने शुरू में कहा आपको, त्यौहार जब त्यौहार आता है आपके यहाँ पाकिस्तान में सारे एक एक गली कूचे से सब निकल जाते हैं। इवन कि अगर आप बाहर जाएं, जब भी कोई भी थैंक्स गिविंग डे और उनके कोई भी त्यौहार आता है, मैं आप बाहर मुल्क की बात करें, आप यकीन करें कि ना वहाँ पता है शॉपिंग पे लड़ाई हो रही होती है कि
60%, 70%, 80% डिस्काउंट होता है, और रियल में होता है। इवन के लोग मोबाइल लेने के लिए लड़ रहे होते हैं, कपड़े और ये सारा, क्योंकि वो उनको एक वो होता है पूरे साल का ना उनकी सेल। अब सेल को जो मैं समझाऊँ एज ए बिजनेस, उसमें आप पूरे महीने में बेच रहे हो 100 प्रोडक्ट, अब रमज़ान में उसको पता है 1000 प्रोडक्ट बेचनी है, तो अगर 1000 बेचनी है आप प्राइस कम कर देंगे ना और 2000 बेचोगे, अल्लाह के ऊपर तो आप ईमान रखो ना यार, आपको सिर्फ लूटना है। अब वो लूटना है, आप देखें ना जो आपने कहा, इनका एटीट्यूड ऐसा होता है, चीजें भाई हाँ ठीक है और नहीं है भाई आगे चलें। मतलब ये आप शॉपिंग करने जा रहे हैं, पता नहीं कोई अपनी इंसल्ट कराने जा रहे हैं वहाँ पे, ऐसा लगता है जैसे ये तो यहाँ से तो हम सारा साल लेते रहे, ये तो बड़ा अच्छा गाइड करते हैं, अभी क्या हो गया इनको। रश की वजह से ना दिमाग थोड़ा सा आउट हो जाता है, वैसे तो आउट होता ही है, लेकिन वैसे आउट हुआ था क्योंकि उसको पता है यहीं से लेगा, वो यहीं से लेगा। आप जा रहे हो, मैं बोलता हूँ कि मैं जा रहा हूँ एक दुकान से लेता हूँ, मैं वहीं जा रहा हूँ, वो क्या कहेगा भाई लेना तो है इसको ना, ऊपर हाँ भाई इतने में लेना है, अब आटा ले लें। अब जैसे मैं चीजें लेता हूँ, आटे का एक लेता हूँ, फिर चावल एक से लेता हूँ मैं, जहाँ से सस्ता मिलता है, जाहिर बात है बजट को कवर करना होता है, तो वहाँ जाऊँ तो उसको पता है कि मुझे मेरे पास चावल लेने आएगा, तो अब वो एग्जाम्पल दे रहा हूँ, 10 किलो मैंने चावल लिया तो वो मुझे पड़ रहा था जैसे कि 300 रुपये किलो, ठीक है, तो 3000 रुपये का पड़ा। अब वो गया तो कह रहा है भाई अब तो रमज़ान है, डिमांड बढ़ गई, 3500 रुपये का, 500 रुपये का बोझ मेरे ऊपर सिर्फ एक चावल के आइटम पर डाल दिया। फिर अब आटा एक से ही लेता हूँ क्योंकि वो डांट पड़ जाती है कि वो इसी वाली चक्की से लाना है, दूसरी चक्की तो कुछ और चेंज हो जाती है, पता ही है आपको खवातीन का जो है जी, मेरी अम्मी के भी बहुत मसले हैं आटे के मामले में, इधर का आना चाहिए उधर का आना चाहिए, और पता नहीं खुला हुआ आटा अलग होगा, मिक्स करके उसके अंदर पता नहीं क्या क्या बनेगा। जाओ अब रश होगा, क्योंकि वो धक्कम पेल पड़ी, वो कह रहा है कि हाँ भाई कितना, अब उसमें अब ये सब जगह पे है, चाहे आप दालों पे जाएं, ये सब जगह। मैंने अभी खबर दी, आपने देखी जी, मैंने अपनी खबर दी, अब कोई दाल भी 400 रुपए से ज्यादा की नहीं है, हम 500 550, कौन बेच रहा है, दुकानदार। अभी जो मैक्सिमम है दाल, मुख्तलिफ दालें होती हैं, दाल माश हो, दाल काला चना हो गया, ये सारा जो रमजान में ज्यादा इस्तेमाल होती है, उसमें अगर हम देखें कि 325 रुपए इम्पोर्ट कॉस्ट बता रहा हूँ, होल सेल मार्केट में जो पड़ रही है। अभी भी दुकानदार आप देखें, आपने क्या प्राइस दिया, 450, 425। मतलब थोड़ा सा खुदा का खौफ कर लें, एक बड़ा त्यौहार आ रहा है, आप पर किलो अगर 5 रुपए भी कमाएंगे ना, मैं बता रहा हूँ कि अल्लाह ताला इतनी उसमें आपको बरकत देगा कि आप ज्यादा कमाओगे। जब आप चोरी करते हैं ना या मुनाफाखोरी, तो उसमें मिलावट भी कर रहे हो, आप ये कर रहे हो, तो वो गई आपकी बीमारी में, इन सब में आप दुआएं लें लोगों से, गरीबों के लिए आप थोड़ा ख्याल करें। मगर रमजान में आपको पता है हर चीज़, अभी प्राइस तो बढ़ी नहीं है, अभी मैं बताऊं आपको, ये जो आपकी घी तेल डिमांड आपकी दुगनी हो जाएगी, क्योंकि सबसे बड़ी डिमांड किसकी आती है, पकोड़े समोसे ये सब, तो उसकी डिमांड आएगी। जब इतनी ज्यादा डिमांड में लोग खरीदेंगे खजूर, अशरफ भाई वो आप देखिए कितना एक्सपेंसिव हो जाता है कि वो बिल्कुल ऐसा लगता है कि खजूर खरीदना जो है वो आम आवाम के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। अच्छे खजूर, अच्छा उसमें भी उन्होंने प्राइस टैग अलग किए होते हैं कि ये खजूर की प्राइस अलग है, उस खजूर की प्राइस अलग है, ये भी है। नहीं वो तो अब तो वो क्वालिटी से रिलेटेड, हाँ, दस्तरखान की जो जीनत है, जैसे हमारे दफ्तर का भी है, वो बता रहे थे, तो मैंने कहा भाई खजूर मार्केट जो होलसेल है, तो वहाँ से जाके आप एक दफ़ा लेके आए, क्योंकि खजूर तो आपका लॉन्ग टर्म है ना, फॉर्म से खराब नहीं होती है, तो उसको जब वो रखा हुआ होता है, अब आप अभी लेंगे ना, तो पर केजी प्राइस बोल रहा हूँ, जैसे एग्जांपल हमें वहाँ से मिलती है 500 रुपए किलो, रमजान आ जाएगा वही 500 रुपए की 1200 रुपए किलो हो जाएगी, 1200 में चली जाएगी। ठीक है, जो यही है सब चीज़ें। मतलब अब ये है कि देखें, इसके लिए सिस्टम मैं कोशिश कर रहा हूँ कमिश्नर कराची को यहाँ लाने के लिए मॉर्निंग शो में, इंशाल्लाह इस वीक में पूरी कोशिश, रमजान से पहले हम लिए हैं, तो उनके थ्रू हम पूरे कराची के जो ये चैनल है, और उनको एक मैसेज दिलवाना है कि किस तरीके से ये मैनेज हो सकता, बहुत आसान है। ठीक है, हम मानते हैं 7 जिला हैं, इनके पास डीसीज हैं, एसीज हैं, लेकिन इनके पास मजिस्ट्रेट पावर है। मजिस्ट्रेट पावर ये है कि आपको फाइन इन सब से आप सीधा उठाएं उनको, गो टू जेल। ठीक है, आप जब उनके ऊपर ऐसे इकदाम करेंगे, बाकी अगले 100 जो है ना सुधर जाएंगे। सही, क्योंकि आप ये मुनाफाखोरी जो है ना किसी को जाके चालान करने से खत्म नहीं होगा, वो तो आवाम से लेंगे। इनका सिंपल ये दुकान शटर बंद करें। आपने क्या, एफबीआर क्या करता है, आप टैक्स नहीं देते हैं, क्या करता है, जाहिर है क्रैकडाउन सील करता है, सील करता है, लॉक करता है, कहता है जुर्माना दो, टैक्स दो, फिर खुल जाएगी। आप भी करें, सील करो, उसको जेल में डालो, मजिस्ट्रेट पावर है ना इनके पास, अब मजिस्ट्रेट पावर यूज करो, प्राइस लिस्ट दो, अगर उस पर अमल नहीं होता है सीधा ये करो। देखें, ये जब तक आप नहीं करेंगे इस शहर में, जो मुनाफा को लगाम में नहीं, क्योंकि ना ये एक मेंटेलिटी भी बना ली है, ये एक प्रैक्टिस भी बना ली है कि
कि अगर रमजान आ रहे हैं तो हर चीज के प्राइस डबल हो जाएंगे, चाहे आप कोई भी चीज ले लें, कपड़ों पे चले जाएं आप, वही ड्रेस जो आपको 2000 का मिल रहा होगा रमजान में, वही रेडीमेड ड्रेस मेरा भी, अब अगर आप बाजार जाते हैं या शॉपिंग करते हो तो आप देखेंगे वो हो जाएगा। ये क्या मसला है? और जैसे जैसे दिन बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे उसके प्राइसेस जो है वो हाई होते जाएंगे, उसपे 200 रुपए, 500 रुपए, 600 रुपए वो बढ़ते जाएंगे। तो कम से कम इसके ऊपर तो क्रैकडाउन करें ना, इसके ऊपर तो कोई एक्शन ले कि भाई आप एक्चुअल प्राइस से भी डबल प्राइस पे कैसे बेच सकते हैं। भाई हम ये बात कर रहे हैं, अभी इनसे पूछे, हम डिस्कस कर रहा था कि इनका दर्जी क्या लेता है। लेडीज का तो है ना जी, हम जेंट्स भी गलती से शलवार कमीज पहनते हैं जी, शलवार कमीज की सिलाई क्या हो रही है आप पूछे इनसे। मेराज भाई क्या अभी क्या चल रही है? अच्छा, लोगों को पता तो चले ना भाई, एक आम क्या चल रही है सिलाई और टेलर हजरात का क्या हाल चाल है? 3500 रुपए चल रही है। अच्छा जी, सादे शलवार कमीज की सिलाई बिल्कुल जो नॉर्मल ड्रेस, उसमें कोई शोशानी कुछ नहीं, डिजाइन वगैरह तो बनवाते ही नहीं है मैं। हाँ। तो उसी में फिर ये भी है, कहीं 1500 भी है, कहीं 2000 भी है, तो इतना तो है। दूसरी बात यह है कि एक तो बहसियत कौम जो है, हम बिल्कुल जब बिल्कुल एंड टाइम होता है ना, उस वक्त निकलते हैं। लेकिन जो एक नॉर्मल टेलर है वो तो 1200-1500 रुपए तक के लेता है ना, नॉर्मल महंगा हो गया है, क्योंकि पहले हम ये आप मतलब किसी हाई फाई टेलर का जिक्र कर रहे हैं या आप नॉर्मल टेलर का? ये मीडियम है, ये मीडियम, नॉर्मल टेलर हाई फाई पे चले जाऊंगा तो वो 5000 क्रॉस कर जाएगा, हाई फाई पे चले जाऊंगा। अच्छा, तो ऐसा नहीं कि खाली खवातीन के कपड़े महंगे चलते हैं, हाँ, बेचारे मर्दों के साथ भी यही जाते हैं, यही हो रही है। हाँ, क्या कह रहे हैं भाई? हम एक मिनट, क्या कह रहे हैं? जो क्योंकि टेंशन को आपने बार बार जो ये बोला है ना, हाँ, बिल्कुल खरीदारी का, उसमें टेंशन में आ गए मेराज साहब। मेराज भाई टेंशन खुद बोल के टेंशन में आ गए मेराज भाई। भाभी की डिमांड, ईद की डिमांड, वैसे कल से नाराज है भाभी, शॉपिंग। नहीं भाई, देखिए बात यह है कि मैं तो और करना भी चाहिए। आप ईद से, रमजान से पहले, एक महीना पहले ना थोड़ा थोड़ा अपना शॉपिंग शुरू कर दिया करें। उससे होता है एकदम बर्डन भी नहीं आता आप पर कि भाई एक साथ इतने सारे पैसे चाहिए, तो वो थोड़ी थोड़ी चीज़ें होती रहती हैं, तो फिर वो आप रमजान के स्टार्ट में ही जो है निमट जाते हैं। क्योंकि देखिए रमजान के 10 और 15 तारीख के बाद ना फिर आपको कचरा मिलता है मार्केट में, अगर आपने गौर किया हो। आपको वो चीज़ जो आपको मतलब मन को भाने वाली जो चीज़ है वो नहीं मिल पाती है। सिर्फ क्या है, लोग घूम रहे होते हैं, फिर रहे होते हैं, दुकानों में रश नहीं होता, मार्केटों में वैसे बाहर रश आपको नजर आ रहा होता है, लेकिन जो असल खरीदारी है वो शाबान में ज्यादातर लोग कर लेते हैं, शाबान में के महीने में ज्यादातर लोग शॉपिंग कर लेते हैं। लेकिन अशरफ भाई, मैं फिर आपसे वही बात करूंगी कि इतनी एक्स्ट्रा मुनाफाखोरी पे कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, कुछ तो पकड़ धकड़ होनी चाहिए ना, कोई तो जाके वहाँ पे चेक करे। शॉप्स के ऊपर जो अंधी मचाई हुई होती है, आप देखें कि लोग अगर अपना बजट 20,000 रुपये आप लेकर गए और आपने रैंडम शॉपिंग करनी है, तो आप जब रमज़ान में जाते हैं ना तो आप कहते हैं मेरे पास तो शायद कोई पैसे ही नहीं है, मैं 20,000 में करूँगा क्या? मतलब आप यही करते हैं कि आपका बिल्कुल माइंड जो है वो बिल्कुल आउट हो जाता है कि आपको समझ नहीं आती कि आपने करना क्या है। तो इतनी ज़्यादा जो मुनाफाखोरी है उसके ऊपर कोई चेक एंड बैलेंस भी होना चाहिए, कोई आप उसको कोई क्रैकडाउन भी होना चाहिए कि भाई आप पैसे कमा लें, ठीक है, लेकिन आप इतने एक्स्ट्रा पैसे कमा रहे हैं, इतना मुनाफा रख के कमा रहे हैं, दिस इज़ रॉन्ग। शो में यहाँ वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो मज़ीद टॉप स्टोरी डिस्कस करेंगे। वेलकम बैक। तो टॉप स्टोरीज जो है वो हम डिस्कस कर रहे हैं। महराज भाई से पूछते हैं कि कल एक खबर सामने आई और इस खबर के तनाजुर में जो है काफ़ी चीज़ें भी CT21 आपके सामने लेकर आया। महराज भाई, कल का वाक़या ज़रा थोड़ा सा सुनाएं कि क्या हुआ। और ये ओवरसीज़ थे जो वहाँ से जा रहे थे और पुलिस ने उन्हें रोका, इनसाइड स्टोरी क्या है? देखिए जी, बिल्कुल कराची में स्ट्रीट क्राइम तो आपको पता है कि वो किसी तौर पुलिस के काबू में नहीं आ रहा है जी। पुलिस, अब IG साहब बोलते रहे या पुलिस चीफ बोलते रहे, SSPs DIGs बोलते रहे कि जी हमने काबू कर लिया है, इतने % काम हो गया, वो सब कागजी बातें। स्ट्रीट क्राइम उसी रफ्तार से शहर में जारी है और चले, हम तो लुट ही रहे थे, मुकामी हैं, शहरी हैं, अब तो जो बैरून मुल्क से आए हुए बिजनेसमैन हैं उनके साथ भी वारदातें होना शुरू हो गई हैं। इसका मतलब है कि उन्होंने रैकी करके काम किया होगा। कल एक वाक़या पेश आया है, शार फैसल पे टिपू सुल्तान थाने की हदूद है, इसमें शार कायदीन और शार फैसल के दरमियान में ब्रिज के पास एक मुकाम है, नर्सरी के पास, वहाँ पर ये एक मोरक्कन जो बिजनेसमैन थे, ये नाश्ता वाश्ता करने के लिए निकले होंगे, सही, तो इनकी गाड़ी को एक ग्रे कलर की गाड़ी ने आके अचानक साइड दी और रोका। उसमें से 2 बंदे निकले जिन्होंने पुलिस की वर्दी पहनी हुई थी। अच्छा। तो उन्होंने कहा भाई पुलिस वाले, बहरहाल वो आए, उन्होंने चेक वेक करना शुरू किया, उनका सामान वामान उनसे, उनको धमकाते हैं, उनसे पूछते रहे इसमें मनशियात कहाँ रखी है और हमें इतला मिली कि आपके पास मनशियात है। अच्छा। तो ये उनसे कन्वर्सेशन होती रही उनकी। उसके बाद उन्होंने इनके जो बैग थे वो चेक वेक किए। उसी दौरान में उन्होंने उसमें से $750 अमेरिकन डॉलर्स और तकरीबन 2700 यूरो वो निकाल लिए। उनकी जर्मन की ID थी, वो निकाल लिए। इसके अलावा इनके अपना जो वहाँ का ID कार्ड था वो भी रेजिडेंस का, वो भी ले गए।
अब उसकी एफआईआर जो है पुलिस ने दर्ज की है। एसएसपी ईस्ट एंड से हमारी बात हुई इत्तेफाक से, तो उनका ये कहना था कि भाई ये वारदात हुई है, इसमें जो वो लोग हैं वो नौसरबाज हैं और उन्होंने पुलिस की वर्दी पहनी हुई थी। और उसके बाद फिर इसकी तलाश शुरू की गई। सीसीटीवी कैमरास तो हैं, अच्छी बात है, वो तो सब कुछ है हमारे पास, लेकिन बस तलाश ही नहीं कर पाते। गाड़ी का नंबर वगैरह चेक किया गया, गाड़ी की डिटेल्स निकाले गए तो नंबर प्लेट जाली निकली, क्योंकि वो पूरी तैयारी से आए हुए थे। उन्होंने नंबर प्लेट भी जाली लगा रखी थी उसके ऊपर और वारदात की, उसमें पुलिस की वर्दियाँ इस्तेमाल की। वो आखिरी जो सुनने में आ गया काला बोर्ड मलीर तक वो गाड़ी देखी गई, कैमरों में है। अच्छा। उसके बाद वो कैमरों में नहीं आई है। बहरहाल पुलिस इस मामले में थोड़ी संजीदा है और लगता है कि 1-2 दिन में कोई गिरफ्तारी हो जाएगी। लेकिन आप ये देखें कि वो कितने मतलब तेज तर्रार लोग थे जिन्होंने पुलिस की वर्दी भी कहीं से ली होगी ना। खुले आम स्टोर पे मिल रही है, कोई भी जाके ले सकता है। 10 दफा हम ये बात कर चुके हैं कि भाई अगर किसी ने वर्दी खरीदी है तो वो अपना कार्ड शो कराएगा या कोई लेटर लेके जाएगा, आप लोग कैसे वर्दियां ले लेते हैं, ये कोई एसओपी नहीं बनी हुई, कोई एसओपी इसकी है ही नहीं। आप बस जाएंगे और जाके अपनी वर्दी खरीद के पहन के कहीं भी घूमते रहे, किसी को कुछ पता ही नहीं चलता। अब देखे ना, वो भी पता नहीं कहाँ से आए होंगे मुल्ज़िमान, कितनी आज़ादी के साथ शारे फैसले पे उन्होंने सफ़र किया होगा। गाड़ी में बैठ के लोग उनको देख भी रहे होंगे कि वाहरान जा रहे हैं या इनकार जा रहे हैं। वारदात भी कर गए, वापस भी चले गए, कोई पकड़ने वाला कोई देखने वाला है ही नहीं। तो अभी इस पे क्या पेशरफ्त हो रही है, क्या कर रही है पुलिस? एक एफआईआर दर्ज की गई है। एफआईआर दर्ज करने के बाद जो है सीसीटीवी कैमरास की जो फुटेजेस है वो भी निकाली गई हैं और मजीद निकाली जा रही है, क्योंकि अगर काला बोर्ड तक नजर आई है गाड़ी तो इसका मतलब है कि अतराफ में कहीं डंप हुई है वो जाकर। तो पुलिस का ये कहना है कि वो बहुत करीब पहुंच चुके हैं और जल्दी इन मुल्ज़िमान को गिरफ्तार कर लेंगे। लेकिन जब तक वो यूरो और ये डॉलर्स तो वो तो उड़ा चुके होंगे। भाई उनका भी रमजान आ रहे हैं, ईद उन्होंने भी मनानी है। तो बात ये कि पुलिस को अभी आ रहे हैं, रमजान भी आ रहे हैं, ईद का मौका है, तो इस वक्त कराची पुलिस को इस वक्त जो है इस पर एक खास इकदाम उठाने चाहिए। क्योंकि देखिए अब लोग जो है बेचारे जो जमा पूंजी लेके निकलेंगे अपने बच्चों के लिए, फैमिली के लिए, खरीदारी के लिए निकलेंगे, अगर वो भी लुट जाएंगे तो बेचारे वो कहाँ खड़े होंगे और उनका कौन पुरसाने हाल होगा। तो पुलिस को चाहिए कोई स्पेशल जो है इसके लिए कोई ऐसा बनाए प्लान कि लोग कम से कम इस ईद के और रमज़ान के मौके पर जो है वो इनसे महफूज रह सकें और जेब कतरों से भी बचाने के लिए इक़दाम करने पड़ेंगे उनको। ठीक है, बहुत शुक्रिया मिराज भाई और अशरफ भाई हमारे शो पर मौजूद थे। और वाकई पुलिस, कराची पुलिस को इक़दाम भी करने चाहिए और थोड़ी सी मुतारिक भी होना चाहिए, क्योंकि वैसे ही रमज़ान में जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है वो बहुत ख़राब हो जाती है और चोरी चकारी, जेब कतरे और डकैतियाँ, चोरियाँ, इनमें इजाफा हो जाता है। शो में यह वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे डोमेस्टिक वायलेंस के हवाले से। स्टे विद अस। वेलकम बैक। तो जनाब अब हम कुछ बात करेंगे मैचेस से रिलेटेड। अब क्योंकि कल एक बड़ा मैच होने जा रहा है और आगाज़ होने जा रहा है चैंपियंस ट्रॉफी के पहले मैच का, और ये है न्यूजीलैंड वर्सेस पाकिस्तान। सो प्लीज़ गो 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 ग्रीन्स, आपसे बड़ी सारी उम्मीदें हैं। और जो पिछले मैच में हुआ उसके बारे में बहुत सारे लोग बातें कर रहे हैं, उसके बारे में बहुत सारे लोगों ने कहा जी पाकिस्तान ने ये क्या किया। लेकिन मैं आपको बताती हूँ कि पाकिस्तान जो है वो एक अनप्रिडिक्टेबल टीम है। ये मैं ही नहीं कह रही बल्कि पूरी दुनिया में लोग यही बात करते हैं। जब पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का जो ट्राई नेशन सीरीज़ का जो फाइनल था उसके बाद जो पाकिस्तान की परफॉर्मेंस रही, फिर रिजवान ने जिस तरह से आकर उस पर बात की, फिर उन्होंने बताया कि ये यहाँ पर कमी थी, ये चीज़ें हमें नहीं करनी चाहिए थी। ऑब्वियसली उनकी बॉलिंग अटैक जो था न्यूजीलैंड का वो बहुत ज़्यादा अच्छा था। तो उससे रिलेटेड जो है अब जब इंडिया में ये बात हुई कि जी एक दिन पाकिस्तान जो है वो सबको शॉक्ड कर देता है, एक दिन पाकिस्तान जो है वो सबको रॉक्ड कर देता है, तो ये अनप्रिडिक्टेबल टीम है। सो हमारी टीम को जो लोग जज करते हैं प्लीज़ स्टॉप जजिंग अस, क्योंकि आप लोगों की टीम्स भी हारती हैं। इंडिया हो, ऑस्ट्रेलिया हो या फिर न्यूजीलैंड हो, इंग्लैंड हो, आप लोगों की टीम्स भी कभी कभी कमाल हार जाती हैं और आप लोगों की टीम जो है बज़ाहिर वो कंसिस्टेंट है। पाकिस्तानी टीम का इशू ये है कि हम लोग अनप्रेडिक्टेबल हैं। हमारी टीम के अंदर हमारी कभी बॉलिंग चल जाती है, कभी हमारा मिडिल ऑर्डर चल जाता है, कभी हमारी बैटिंग चल जाती है। हाँ, हमें कंसिस्टेंसी की ज़रूरत है, लेकिन हम किसी से कम नहीं हैं। हाँ, हमें बहुत सारी चीज़ों के ऊपर काम करने की ज़रूरत है, लेकिन हमारी टीम किसी से कम नहीं है। हमारी टीम का जो लाइनअप है वो बेस्ट है। हमारी टीम के जो जेलअप एक होता है ना कि आपको स्टिंग्स नज़र आ जाते हैं, वाइब्स आ जाते हैं कि भाई ये टीम जो है ये कितनी जेलअप है, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी टीम जो है वो जेलअप भी है। अच्छा जी, सऊद शकील, वो जो मैं ये ट्राई नेशन सीरीज़ वाले मैच के बारे में आपसे बात कर रही हूँ कि सऊद शकील जो है उनकी बॉडी लैंग्वेज पर बड़ी ज़्यादा जो है वो कोई तनकीद हो रही थी और लोग उनको कह रहे थे कि सऊद किस तरीके से देख रहे थे। तो बात वही आ जाती है ना कि हमारे प्लेयर्स को भी अब कुछ समझना होगा कि भाई जो टीम आपके साथ ग्राउंड में होती है या टीम जो वहाँ पर उस वक्त आपके साथ खेल रही होती है वो आउट करने आए थे,
तो सब भाई जब आप उनको देख रहे थे ना कि ये क्या हुआ, तो वो आउट ही कर रहे हैं, वो भी खेलने के लिए आए, तो डेफिनेटली अपने जो रिएक्शंस हैं, अपनी जो कहते हैं ना, आपको अपने माइंड को एक्टिव करना पड़ेगा। सिर्फ फिजिकली फिट नहीं होना होता, बल्कि आपको एक्टिव माइंड के साथ आपकी सराउंडिंग में क्या चल रहा है, आपके बॉलर की बॉडी लैंग्वेज क्या है, आप जिस तरह वो आपको रीड करते हैं ना, उसी तरीके से आपको जो है रीड करना चाहिए। उसी तरीके से आप लोगों को ये भी देखना चाहिए कि किस तरीके से जो बॉलर आपको बॉल करा रहा है उसकी बॉडी लैंग्वेज क्या है, बॉल किस तरफ जा रही है, क्या आ रही है। आपको कैलकुलेटेड शॉट्स जो हैं एटलीस्ट वो ही लगाने चाहिए उस सूरत हाल में जब आपका मैच जो है वो क्रूशल हो, आप जो है उस मैच के अंदर स्टक हुए हुए हो। तो ये ज़रूर आप लोगों ने ख्याल रखना है कि आप लोगों ने बहुत संभल के खेलना है, लेकिन ऐसा भी नहीं खेलना है कि आप फेयर फैक्टर के अंदर इतना ज़्यादा चले जाएं, इतना ज़्यादा जो है वो आपका फेयर फैक्टर हो जाए कि उसके बाद जो है वो ऐसा लगने लगे कि जी टीम जो है वो अंडर प्रेशर चली गई है या कोई और इशू हो गया है। सबसे बड़ा कमाल जो होता है ना किसी भी शो के लिए या किसी भी मैच के लिए या किसी भी कहना चाहिए बड़े इवेंट में, उसमें सबसे ज़्यादा जो प्रेशर होता है वो हमारे ओपनर्स के ऊपर होता है। अब जिस तरीके से बाबर आजम ओपनिंग कर रहे हैं, फ़खर जमान जो है इसके ऊपर ओपनिंग कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली एक डिफरेंट चीज़ है, लेकिन बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन है। और फ़खर जमान का तो जो नाम है ना, वो तो इंडिया में कहना चाहिए ना एक दहशत की पहचान है। वट एवर द केस, कोई जल्दी आउट हो जाता है, कोई देर से आउट हो जाता है, बट जो हमारे प्लेयर्स हैं वो वाकई किसी से कम नहीं है। एक बहुत बड़ा उनका जो है ना एक जॉनरा है, एक बहुत बड़ी पर्सनैलिटी है। फ़खर जमान के नाम के ऊपर तो पड़ोसी मुल्क में बहुत ज़्यादा शोर मचा हुआ है। मतलब वो ये हैरान थे कि फ़खर जमान जिस तरीके से वापस आए और फ़खर जमान जो है अब ओपनिंग करेंगे या फ़खर जमान किसी भी टीम में शामिल होंगे। ट्रस्ट मी, जितने इंडियंस हैं ना वो ये कहते हैं कि अगर फ़खर जमान किसी मैच में चल जाएँ वो मैच पाकिस्तान नहीं हारता। और अगर फ़खर जमान अपनी रिदम में आ जाए, फ़खर जमान अपने स्टाइल से खेलने लगें, तो फिर उनको कोई रोक भी नहीं सकता। फिर उनको कोई टीम में जो है ना वो ये भी नहीं कह सकता कि आपने देख के शॉट लगानी है। बस फ़खर जमान जो है वो स्पिन हो, फास्ट बॉलिंग हो, सारे जो प्रेशर है ना वो हैंडल करते हैं और खेलते हैं। सो सबसे ज़्यादा जो है बेस्ट विशेस हमारे ओपनर्स के लिए, क्योंकि हमारे ओपनर्स अगर 50+ रन्स भी करके चले जाए ना तो आगे टीम के जो मिडिल ऑर्डर है ना उसमें बड़ी आसानी होती है। फिर बाबर आजम है, बाबर आजम की जो फॉर्म है ना, एक्चुअली बाबर आजम की फॉर्म वापस आ रही है। बहुत सारे लोग इस बारे में बात करें कि जी बाबर आजम क्या करें, लेकिन आप अगर उनकी बॉडी लैंग्वेज देखें या आप उनका एक स्टाइल देखें तो बाबर आजम की बेसिकली फॉर्म वापस आ रही है। और क्रिकेट ना इज़ ऑल अबाउट लक। ये इसमें आपकी लक का भी बड़ा किरदार होता है कि आप कोई दिन आपका ही होता है। वो कहते हैं ना कि कोई दिन आपके लिए बना होता है, किसी दिन सारी चीज़ें जो है आपके हिसाब से हो रही होती है, तो कोई दिन ऐसा होता है कि वो आपके लिए होता है। लेकिन बाबर आजम इज़ कमिंग बैक और बाबर आजम के लिए बहुत सारी बेस्ट विशेज़। हाँ, बाबर आजम के जो फैंस हैं ना वो थोड़ा सा सैड है और बाबर आजम के फैंस ही कहते हैं जी बाबर आजम को भाई खेलना चाहिए, बाबर आजम को जो है वो आगे बढ़कर थोड़ा प्रेशर हैंडल करना चाहिए। हमारी टीम के जितने भी खिलाड़ी हैं, जितने भी प्लेयर्स हैं, ऑब्वियसली दे आर बेस्ट, ऑब्वियसली दे आर प्लेइंग गुड। मगर इशू क्या होता है? इशू ये होता है कि अगर जो किसी एक के ऊपर प्रेशर आता है ना तो दूसरा भी बहुत ज़्यादा प्रेशर में आ जाता है उसमें, और कुछ बहुत सारी जो है वो गलतियां भी हो जाती हैं। तो अभी जो ये लास्ट मैच हम लोगों ने देखा ट्राई नेशन सीरीज़ वाला, इसमें अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हुई और हमारी टीम अनएक्सपेक्टेड है, तो बहुत सारी चीज़ें जो है वो हमसे अनएक्सपेक्टेड भी हो जाती हैं और हमारे जो प्लेयर्स हैं वो उस तरीके से जो है वो शायद सिचुएशन नहीं समझ पाते या सिचुएशन को रीड नहीं कर पाते। तो ये जो है सारा कुछ होता है। अब पड़ोसी मुल्क जो है वहाँ से जिस तरह की आपको पता है कि प्रोपेगेंडा होता है, जिस तरीके की वहाँ से कैंपेन चलाई जाती है, वो उनका मकसद ये होता है कि सिर्फ और सिर्फ मोराल डाउन किया जाए प्लेयर्स का और नेशन का। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारी जो नेशन है वो क्रिकेट नेशन है, हम क्रिकेट को प्यार करते हैं और कहते हैं ना कि वो अब तो ये कोटेशंस आना शुरू हो गई है कि क्रिकेट जो है वो पैशन है, करियर है, या फिर जो है वो आपका एक ऐसा शौक़ है कि जो है वो आप का शौक़ ख़त्म नहीं हो सकता। तो चैम्पियंस ट्रॉफी के जो मैचेस हैं कल से शुरू हो रहे हैं और कल से हम आपको डेफिनेटली अपडेट भी करेंगे कि क्या कुछ हो रहा है। एक एक बॉल पे रखनी है हम सब ने नज़र और पाकिस्तान के लिए बहुत सारी बेस्ट विशेस। एक दफ़ा फिर से वेलकम करते हैं चैम्पियंस ट्रॉफी को। वेलकम चैम्पियंस ट्रॉफी। और जो 8 जो है वो ममालिक हैं, इंग्लैंड की टीम जो है वो पहुंच चुकी है। तो अब कल से जो है वो सीटी भी बजेगी, तालियां भी बजेंगी और इंशाल्लाह पाकिस्तान रॉक भी करेगा। शो में यहाँ वक्त एक ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो फिर बात करेंगे एक ऐसे इशू पर जो कि हम रोज़ाना सुनते हैं, देखते हैं, लेकिन इसके ऊपर कुछ इम्प्लीमेंट नहीं करते। ये है डोमेस्टिक वायलेंस। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ रहना, स्टे विद अस। वेलकम बैक। तो जनाब डोमेस्टिक वायलेंस से रिलेटेड हम बातचीत करेंगे और ये एक इस तरह का इशू है
कि ये तकरीबन हम देखते हैं, चलते फिरते सुनते हैं, लेकिन शायद इसके ऊपर कोई कान नहीं धरता। भाई अगर किसी के साथ कोई प्रॉब्लम है तो हमें क्या इशू है, ये हमारे मुआशरे की जो है वो आम रवैया है। और किसी की कोई बस बात सुन ली, कोई ख़बर सुन ली, लेकिन ना अपने आप को बेहतर करना है, ना लोगों को बेहतर करना है, ना कोई कानूनी रास्ता इख्तियार करना है, और इसी तरह से ये सारी तरह चीज़ें जो है वो चलती रहती हैं। आज एक ऐसा इशू हमारे शो पर हम डिस्कस करेंगे। ये खातून है जिनका नाम है आयशा कमाल, और इनका जो खाविंद है या जो इनका हस्बैंड है वो इनको वर्बली जो है वो छोड़ चुके हैं, और उसके बाद अब वो इनको ब्लैकमेल भी कर रहे हैं, वो उनको तंग भी कर रहे हैं। और क्या इनसाइड स्टोरी है, इनके साथ क्या कुछ हुआ, ये जानने के लिए आयशा कमाल जो है वो हमारे स्टूडियोज़ में मौजूद है। उनके साथ एडवोकेट हैं हमारे लियाकत भाई, वो भी मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। कैसे हैं आप दोनों, ठीक ठाक हैं? अच्छा लियाकत भाई, क्योंकि ऑब्वियसली आप इस केस को देख रहे हैं, तो सबसे पहले मैं चाहूँगी ज़रा आप इस केस के बारे में डिटेल में बताएँ कि क्या इशू है, क्या हुआ है इस केस में। देखिए, पिछले फ्राइडे को मेरे पास एक हमारे दोस्त हैं, उनकी कॉल आई और मुझे उनने FIR व्हाट्सएप की। हाँ। और जब मैंने FIR पढ़ी तो मेरे एकदम ना रोंगटे खड़े हो गए। मैंने कहा यार, ये बीवी के खिलाफ शोहर ने चेक बाउंस की FIR दर्ज करा के उसको अरेस्ट करा दिया। मैंने कहा ये क्या मामला है। अच्छा, मतलब बीवी के खिलाफ शोहर ने सारी चीज़ें की? बीवी के खिलाफ शोहर ने चेक बाउंस की FIR न सिर्फ दर्ज करवाई बल्कि उसको गिरफ्तार करवा दिया पुलिस के हाथों में। जब उसके बाद FIR मेरे पास आई और फिर मैंने पुलिस से रब्ता किया, जब उसकी थोड़ी सी क्वारी की तो पता चला कि FIR के अंदर भी लिखा हुआ था, जो उसमें कंप्लेनेंट है उसकी तरफ से, जी मेरी साहबका बीवी, और मैंने साहबका बीवी को जो है अपने उसके अकाउंट में मैंने पैसे जमा कराए थे और उसके बदले में उसने मुझे चेक दिए और वो चेक बाउंस हो गया है। और उसके बाद जो है मैंने इसके खिलाफ FIR दर्ज कराई है। और खैर उसके बाद इनका अदालत में जो है पुलिस कस्टडी लेकर आई। हम जाके जज साहब के पास पेश हुए, वहाँ जाके अदालत के सामने जो हालात वाक़यात थे वो सारे रखे हमने। तो कोर्ट ने जो है इनको जुडिशल कस्टडी कर दिया। जब जुडिशल कस्टडी किया तो मैं थोड़ी देर के लिए चला गया तो पता चला जी पीछे मेरे जाने के बाद इनके हस्बैंड आ गए और वहाँ पे आके इनको फिर थ्रेट करने लगे और इनके हरास करने लगे। इसके वालिदैन को, इसके वालिद साहब की मेरे पास कॉल आई तो मैंने फिर अपने साथी को भेजा। मैंने कहा जी आप आयु कहा कि आप इनको किसी किस्म का लड़ाई झगड़ा नहीं करने दें, आप इनको साइड पे करें दोनों। खैर ये जुडिशल कस्टडी को सेकंड डे जो है वो हमने बेल एप्लीकेशन जो है उसको मैंने प्रोसीड किया हफ्ते वाले दिन जो है, और उसमें सारी सूरत हाल जो थी वो जज साहब को बताई। जब मैंने इनसे क्वेरी की तो मैंने पूछा, मैंने कि ये क्या मामला है, ये इस तरह का जो एलिगेशन लगा रहे हैं। जब इन्होंने मुझे सारी बातें बताई तो मैं तो बड़ा हैरान परेशान रह गया। और बेसिकली हुआ ये कि ये जो कंप्लेनेंट है इसकी ये सेकंड मैरिज है जो इनका, यानी ये जो हस्बैंड है। और सेकंड मैरिज यूँ है कि पहले से वो शादीशुदा था। इनकी एक सिस्टर जो है उनके पार्टनर के साथ जो है ना उसकी शादी भी थी, वो वहाँ पे ऑफिस में काम करती थी। लियाकत भाई, बाकी अब ना आयशा हमारे साथ मौजूद है, उनसे पूछते हैं। आयशा, आप बताइए कि क्या कुछ हुआ और अभी क्या है, आप जमानत पर हैं? जी बताइए। फर्स्ट टाइम गई थी सेंट्रल जेल। हाँ, तो वहाँ पर जाकर मालूम हुआ, मुझे तो यकीन नहीं था कि ऐसा भी होगा। सही, अभी तक यकीन नहीं आ रहा था। जब हम केस लड़ रहे थे तब उसमें झूठी झूठी बातें लिखी हुई थी। बाहर आके मैं रो रही थी, मैंने बोला इस तरह भी हो सकता है। क्या किया, मतलब आपके साथ ये स्टार्ट किस तरीके से हुआ? क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि ना मेरे साथ मुझे छोड़ दे, वो चाहता था बस ये मेरे साथ रहे, मैं कुछ भी करूँ ये बस मेरे साथ रहे। अच्छा, तो आपके साथ उसका रवैया ठीक नहीं था, मारना पीटना? बहुत ज़्यादा, मतलब दूसरे मामलात में, मतलब ठीक है, आप पूरी बात बताएं ना कि आपकी शादी किस बताएं कैसे मतलब शादी हुई थी। बहुत ज़्यादा नशे थे, बहुत ज़्यादा नशे करते थे, ड्रिंक वगैरह। आपकी पसंद की थी? आपकी मेरी पसंद की शादी थी आपकी। तो पहले आपको उस तरह का अंदाज़ा नहीं था कि ये इस तरह का बंदा? पहले चेंज थे, शादी के बाद बहुत चेंज हो गया। अचानक शादी वाली रात ही चेंज हो गया था, रवैया उसका एकदम चेंज हुआ। मैं हैरान रह गई। मैंने घर पे अम्मी को कॉल किया, अम्मी ये तो बिल्कुल चेंज हो गया। मैं कहती थी मैं क्या करूँ, कसूर तो तुम्हारा है, तुमने कर ली शादी, अब भुगतो। तो फिर मैं सह रही थी, काफ़ी टाइम तक सहती रही, काफ़ी चीज़ें कर रही थी, लेकिन समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या करें अब। जब मुझसे सब्र नहीं हुआ, मतलब मैंने तकरीबन 2.5-3 साल तो मैंने निभाने की पूरी कोशिश की। 2.5-3 साल तक आप साथ रहे? पूरी कोशिश की कि मेरा घर बस जाए। मैं अब हो गया, खैर मैंने कर ली शादी। आपके बच्चे वगैरह हैं? नहीं, बच्चे होने ही नहीं दिए, ये बात है। सही, क्यों, क्या वजह? आपका रवैया ठीक नहीं था उसका आपके साथ, या मार पीट? या वो मैनेजर था,
मतलब इस तरह के उसको बस वो ये कहता था मैं कुछ भी करूं मुझे मत टोको। मैं नहीं रोकती थी, मैंने रोकना छोड़ दिया था, टोकना भी छोड़ दिया, कुछ भी नहीं बोलती थी। मैं उसको कहती थी बस सही है ठीक है तुम अपना काम करो, तुम जो करते हो करो, मैं छोटा मोटा बिज़नेस कर रही हूँ स्टार्ट, ताकि मेरा माइंड डाइवर्ट रहे ना। मैंने स्टार्ट किया बिज़नेस तो उस पर भी टाइम नहीं देने देता था ये मुझे। जब देखो बोलते थे कभी यहाँ जाओ कभी वहाँ चलो, हर रोज़ ये टेंशन होती थी कि यार मैं नहीं हूँ बिज़नेस में, मैं टाइम नहीं दूँगी तो किस तरह से मैं पूरा करूँगी। जो जितनी भी सेविंग्स थी मैंने वो सारी दोनों ब्रांचेस में लगा दिया था मैंने। एक मैंने किसी तरह बेच दिया, दूसरा ही मैंने मतलब। तो सेविंग्स आपकी अपनी थी या उसने आपको दी थी? जी सेविंग्स जो थी वो आपकी अपनी थी या उसने पैसे दिए? मेरी अपनी थी सेविंग्स सारी। अच्छा, आप कुछ काम करती थी? वही जो पहले सेविंग्स रखी हुई थी, पहले जॉब करती थी ना मैं। जी जी। तो सेविंग्स थी पहले जितनी भी। जॉब पर ही मिला था आपको? नहीं, मुझे मेरी बहन के थ्रू मिला था ये। अच्छा। तो उसके बाद फिर आपने उससे कहा कि मुझे नहीं रहना, फिर अलग जाना है, तो फिर मैंने उसको कहा देखो, पहले तो बहुत समझा रही थी कि देखो इस तरह नहीं करो, रोती थी, पाँव में बैठ के बोलती थी कि खुदा के लिए बस कर दो, ये नहीं करो। हाँ। घर बसाते हैं, अच्छी ज़िंदगी गुजारते हैं, बस बहुत हो गया, चलो जो करना था कर लिया, मैंने तुम्हें माफ़ भी कर दिया तो मुझे भी माफ़ कर दो, चलो मुझसे भी शायद कोई गलतियाँ हुई है, इंसान है, गलती हुई है। ठीक। मैं बहुत समझाती थी, नहीं समझता था पर उस टाइम में। हाँ ठीक है सही है। फिर 5 दिन बिना सोए नशे होते थे इसके। 5 दिन बिना सोए नशे करता था। बिना सोए नशे करता? हाँ 5 दिन पूरा हफ्ता बिना सोए रहता था, सोता ही नहीं था बिल्कुल। तो क्या फिर एक्टिविटी क्या थी? 5 दिन एक बंदा नशा कर रहा है, सो नहीं रहा, क्या एक्टिविटी? वो बस यही बैठा होता था, मेरे मोबाइल में हर टाइम चेक कर रहा होता, लोकेशन उल्टी सीधी लोकेशन आ रही होती। मैं मोबाइल यूज़ ही नहीं करती, मेरे पास एंड में मोबाइल था ही नहीं, मुझे मोबाइल यूज़ ही नहीं करने देता था। मैंने एंड में खुद बोल दिया तंग आकर, मैंने कहा मैं मोबाइल यूज़ ही नहीं कर रही भाई, क्योंकि जब भी मैं अपनी माँ के घर तक जाती थी मुझे बोलते यहाँ से लेकर यहाँ तक की लोकेशन इतने घंटे की आ रही, कहाँ थी तुम, इसका जवाब दो। तो मैं जो करना है तुम वो करो, लेकिन मेरी सुकून बर्बाद इस बात पे क्या, तुम इधर से इधर तक कहाँ थी, तुम इधर से इधर तक कहाँ थी, तुम यहाँ से यहाँ क्या कर रही थी। फिर उनका मुलाजिम मेरे साथ होता था। और ये लोकेशन उसको कौन निकाल के दे रहा? गूगल से निकालता था। गूगल से वो निकाल, उल्टी सीधी लोकेशन आती थी। अच्छा। तो क्या कुछ जहनी कोई प्रॉब्लम तो नहीं था, कुछ आपने ऐसा नोटिस किया? इतने इंसान जब इतने ड्रग्स लेगा, इतने अल्कोहल यूज करेगा, हाँ, तो ड्रग्स लेने वालों को तो जाहिर है जहन वैसे ही बंद हो जाता है, यही नहीं पता होता वो किसके साथ वो क्या कर रहे हैं। अभी भी समझ नहीं आया उसने क्या किया क्या नहीं किया, मुझे तो कुछ समझ में भी नहीं आ रहा। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि यार मैं साथ में रह रही थी, इसने उस वक्त से प्लानिंग की हुई है 2023 से। 2023, 2024, 2025 स्टार्ट हो गया है प्लानिंग। इन अ सेंस ऑफ मतलब चेक बुक्स वाला, ये जो चेक का जो। अच्छा, 2023 से प्लानिंग कर रहा था आपके अकाउंट्स को कब्जा करने का, और किस तरह से इसको फंसाना है। अगर मुझे इससे छोड़ दिया हाँ, तो उसने क्यों किया, वजह है ना, वजह ये है ना कि उसको पता है कि मैं इसके साथ जो कर रहा हूँ मैं गलत कर रहा हूँ, कभी ना कभी तो इसको वो होगा, ये चली जाएगी छोड़ के। तो उसने मुझे चारों तरफ से बाउंड करना था। तो अभी जो है वो उसने आप बता रही थी आपके साइन वगैरह की जाली साइन? जी जाली साइन किए। हाँ, मैं जा रही थी। तो जाली साइन कैसे, मतलब अपनी बीवी के खिलाफ कोई इतनी बड़ी FIR कटवाए, फिर इतना बड़ा प्लान किया उस शख्स ने कि 2023 से वो ये प्लान कर रहा था बकौल आयशा के कि मैं इस तरीके से जो है वो इनके अकाउंट सीज करूंगा या पहले तो ये नहीं था कब्जा करूंगा किसी चीज पे। सुन के मतलब हैरत हो रही है, ऊपर से शादी के बाद मारना पीटना ये सारा कुछ, ये मुझे तो बड़ा आपने कैसे सहा होगा ये सब आयशा? पहले तो ये अभी तो ये चेक बुक का स्टार्ट किया इसने। हाँ, इससे पहले मुझे ना वीडियोस और पिक्चर्स में ट्रीट करता था कि मैं तुम्हारी अम्मी को भेज दूंगा, तुम्हारे अब्बू को वीडियोस, तुम्हारी अम्मी अब्बू को क्या वीडियोस भेज दूंगा? मतलब इंसान है, मियाँ बीवी है, 100 तरह की वीडियोस होती हैं, आपस में बैठे होते हैं, तो उस तरह की वीडियोस का बनाता था। फिर ये बोलता मैं उसको भेज दूंगा तुम्हारे, इसने मेरे अब्बू को भेजी भी, इसने एक दिन मेरे अब्बू को भी भेज दी, मेरी पप्पो को भी भेजी, और फिर उसके बाद ना इसने फिर फॉरन डिलीट फॉर एवरीवन कर दिया, दिखाने के लिए कि देखो मैंने ये मैं कर सकता हूँ। हाँ, तो फिर सब लोग इस हद तक गिर जाते हैं, यानी इस हद तक भी, मतलब एक रिश्ता, एक पाक रिश्ता है, उसका तो तकद्दुस रख लें, उसके तकद्दुस को तो पामाल ना करें। मतलब आप अपनी ही बीवी की वीडियोस जो हैं वो इस तरीके से भेज रहे हैं, और उसी की पुप्पो को, उसी के घर वालों को। ये किस तरह के लोग होते हैं, ये क्या माइंडसेट होता है, अखलाकियात नहीं होती क्या, ख़ानदानी लोग नहीं होते, कौन लोग होते हैं ये जो लोगों को ब्लैकमेल करने के लिए रिश्तेदारों का सहारा ले रहे हैं, लोगों को ब्लैकमेल करने के लिए माँ बाप का सहारा ले रहे हैं,
उसके फ़ोन की लोकेशन निकाल के चेक कर रहे हैं, उसको ब्लैकमेल कर रहे हैं, उसको थ्रेटन कर रहे हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट कि उनका पर्सनल इंटरेस्ट जो है वो शायद ह्यूमैनिटी से बहुत बड़ा है, इन लोगों का पर्सनल इंटरेस्ट। तो आयशा, आपने कैसे डील आउट किया, आप निकली कैसे वहाँ से, ये आपको जाने कैसे दिया उसने? फिर हर टाइम तो ताला लगा होता था, मुलाजिमों को बोला होता था कि ये गेट पे आनी भी नहीं चाहिए। अच्छा, बस किसी लॉक लगा? मैं निकल गई। हाँ। जब मैं निकली हूँ तो ये मेरे घर आया, मेरा सारा गोल्ड ले गया, मेरे ड्रेसेस, जितने कपड़े, सामान सब मेरे घर से, मेरी बहन के घर से, मेरी तो चोरी अम्मी की के ना घर उसने से आपके घर से? आकर बोला मुझे कपड़े दो, इसके जितना भी जेवर है दो, नहीं तो मैं FIR काट दूंगा। तो अम्मी अबू ने दे दिया। अम्मी अबू ने बोला भाई जान छूट जाए बस यही बहुत है, तुम ये ले जाओ। हाँ। लेकिन जब इसने सोचा भाई ये तो अब मैंने ये कर दिया है, हाँ। अब मैं किस तरह इसको बुलाऊं? सही बहाने, पता नहीं 100 बहाने, घर पे आ रहा है, माफ़ी मांग रहा है। जब समझ आ गया इसको कि ये तो किसी तरह नहीं आएगी ना, मैं इसकी वजह से अपने माँ बाप के घर भी नहीं रह सकती थी, किसी ख़ानदान वालों के घर में भी नहीं रह सकती, क्योंकि ये हर जगह आकर इतने तमाशे करता था ना कि लोग अपनी इज्जत की वजह से ना बोले नहीं यार तुम चली जाओ। मैं इसलिए मैं कहीं जाती ही नहीं थी, मतलब अपनी माँ के घर तो मैं जाती ही नहीं थी, रुक नहीं पाती थी। क्या है सिचुएशन, अभी क्या हो रहा है आपके साथ? अभी बस यही हो रहा है, केस लड़ रहे हैं हम। अब वो अलग अलग थानों में अलग अलग उसने चेक बुक्स दी हुई है, जुड़ी जुटी FIR डाली हुई है मेरे ऊपर। इसने मेरी अम्मी अब्बू के ऊपर भी FIR काटी है कि मैं तुम्हारे अब्बू को चर्च में और इन चीज़ों में अंदर करवा दूंगा। मतलब कोई इस हद तक भी गिर जाए कि किसी मतलब लड़की से और खुश होता है, पूरे खानदान से दुश्मनी निकाली है, और वो जो है वो पूरी जो है वो उनके पेरेंट्स के ऊपर भी, उनको कहते हैं वो बंदा कि जी मैं इनके ऊपर चर्च की और दीगर चीज़ों की FIR। मतलब सोच के हैरत होती है। लियाकत भाई ज़रा थोड़ा सा कंक्लूजन बताइएगा इस केस का। देखिए फ़िलहाल तो इसकी ज़मानत हमने कराई है अदालत से। हाँ। और FIR में उसने लिखा है, क्योंकि इसका जो है वो हकमर भी लिखा हुआ था, हकमर भी नहीं दिया उसने। उस FIR में लिखा है कि मैंने इसको डिवोर्स दे दी है। अच्छा। मेरी साहब भी ना, लेकिन उसने कोई डिवोर्स डीड अभी तक भेजी नहीं है। और हमने फिर खुला का केस दाखिल किया है और एक हरासमेंट की पिटीशन हमने दाखिल की है। उसके अंदर जो तमाम चीज़ें इसकी जो इनके साथ वाक़यात पेश आए वो सारा हमने एक एप्लीकेशन जो पुलिस के आला अफसरान है उसको हमने भेजी है, और उसको फिर उसके तहत हमने एक 22A फाइल की है डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में, और जिसके अंदर इसको हमने प्रपोज एक्यूज़ बनाया है और उसमें अदालत से इस्तदा की है कि इसके खिलाफ लीगल एक्शन लिया जाए। और साथ में जो है ना इनकी जो चेक बुक्स हैं, इनका 60 तोला सोना है, उसके अलावा इनके कपड़े हैं, दीगर फर्नीचर का सामान है जो उसके पास पड़ा हुआ था, उसके लिए भी हम रजू करेंगे कोर्ट से जो ना। तो वो एक अलग प्रोसेस है जो ना। लेकिन इतना कुछ करने के बावजूद भी कंटिन्यूसली इसकी जो फैमिली है उसको जान से मारने की धमकियाँ दे रहा है, थ्रेट कर रहा है इनके घर के ऊपर। इवन के मुझे उन्होंने ये भी बताया कि उसके भाई को भी उसने जो है ना अपडेट किया, अपने पास रखा कि जी उसको बुलाएं वरना जो है ना मैं इसको नहीं छोड़ूंगा। और ये तशद्दुद भी इसके ऊपर किया, इसके पास पिक्चर वीडियो मौजूद हैं बाकायदा जो तशद्दुद किया है, जो ज़ख्मी हालत के अंदर ये थी जो ना। और ये बता रही थी कि इसको बहर भी अगर कहीं लेके जाता रहा है, मुल्तान में भी मारपीट की और भी कई जगहों पे लेके गया, वहाँ भी मारपीट की। तो थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड मामला है। तो इंशाल्लाह जो है ना हम इसको फेस करेंगे। अदालत में भी हम खड़े हुए हैं और वहाँ भी जा रहे हैं। और जब मैंने वहाँ जाके अदालत के सामने कुछ सवालात रखे जी, वो कहता है मैंने बीवी के अकाउंट में पैसे डाले हैं, तो मैंने कहा मनी ट्रेल किधर है? इनकम निकाला, वहाँ पे इतने पैसे नहीं है। ठीक है, मनी ट्रेल तो बताया ना कि भाई कितना अमाउंट आपने निकाला, वो भी कितना अमाउंट डाला आपने वो भी नहीं लिखा हुआ, और किस अकाउंट के अंदर आपने डाला वो भी अमाउंट नहीं लिखा हुआ। तो इनकी जो FIR थी वो बड़ी सस्पिशियस और बड़ी कमज़ोर सी FIR थी जो ना। और उसको जो है हमने अदालत के अंदर हमने तो कोर्ट से इस्तदा की थी कि जी ये तो चेक ऐसा कोई हो नहीं सकता कि बीवी शोहर को डिसऑनेस्टली इशू करे जो ना, और हमारे सिग्नेचर भी नहीं है, हमने उसको दिया भी नहीं है। और ये तो हमारी जो है ना तकरीबन कोई 2 एक चेक बुकें हैं, एक पर्सनल अकाउंट है, इनका एक बिजनेस अकाउंट है, दोनों उसके पास हैं। तो वो उनके पास ऐसा कोई भी प्रोसिक्यूशन के पास जो है ऐसा कोई सवालों का हमारा जवाब नहीं था। और अदालत ने जो है वो इसकी ज़मानत अभी मंजूर की है। चलिए जी, अभी तो इनकी ज़मानत मंजूर हुई है। लियाकत भाई बहुत शुक्रिया, आप हमारे शो पर आए। आयशा बहुत शुक्रिया। आई होप कि आपका जो इशू है वो सॉल्व हो जाए। और इस तरह के जो ये देखें, ये होता है डोमेस्टिक वायलेंस, और ये होती हैं वो प्रॉब्लम्स जो हमारी ख़वातीन जो है वो फेस कर रही होती हैं, लेकिन किसी से कुछ कहती नहीं है। और फिर जब नौबत यहाँ तक आ जाए तो फिर डेफिनेटली खुद निकलना पड़ता है और फिर आवाज़ उठानी पड़ती है। तो आई होप कि आयशा का जो इशू है वो सॉल्व हो जाए और इनकी जो परेशानी है अल्लाह ताला उनको दूर करे। लेकिन इस तरह के लोगों से आपने होशियार रहना है। जब भी आप शादी करें ना तो ज़रूर, वैसे तो कुछ पता नहीं होता, अच्छे लोग भी बुरे हो जाते हैं और बुरे लोग जो हैं वो भी
अच्छे हो जाते हैं। ये तो एक ऐसी चीज़ है कि आप इसके ऊपर बस नीयत पे ही छोड़ सकते हैं, अल्लाह पे ही छोड़ सकते हैं। लेकिन फिर भी जब आप शादियाँ करें, जब आप रिश्ते बनाएं, तो ज़रूर सोच समझ के रिश्ते बनाएं, ज़रूर सोच समझ के जो है वो शादियाँ करें, वरना फिर इस तरह के नुकसान जो है वो सामने आते हैं। शो में या वक्त तो एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो फिर आपको बताएंगे कि कपड़ों में आजकल क्या ट्रेंड इन है, और बिल्कुल ईद भी आएगी और रमज़ान की आमद तो किस तरह के जो ड्रेसेस हैं वो चल रहे हैं, और किस तरह के ड्रेसेस का जो फैशन है वो आजकल लोग अडैप्ट कर रहे हैं। हमारे साथ रहिए, स्टे विद अस। वेलकम बैक। तो भाई अब क्योंकि ईद भी आएगी और लोगों ने शॉपिंग भी करनी है और डिज़ाइन भी जो है वो बड़े मज़े मज़े के बनाने हैं, तो इस पर बात करने के लिए कि क्या फ़ैशन है अभी और किस तरीके से जो है वो नई कलेक्शन आई है, इस पर बात करने के लिए डिज़ाइनर हमारे साथ मौजूद हैं, ज़ुहैब और मिंजा, और ये हैं ज़ीक्यू ब्रांड से। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। कैसे हैं आप लोग? थैंक यू सो मच फॉर बड़े लंबे अरसे के बाद जो है ये दोबारा आए और अब करनी है इनसे ढेर सारी बातें और पूछना भाई इनकी कलेक्शन में क्या क्या कुछ है। तो ज़ुहैब आपसे स्टार्ट करती हूँ, ये बताएं कि अभी न्यू कलेक्शन जो है आपकी, जिसका आप जिक्र कर रहे थे मिराकी, इसमें क्या है? मिराकी इज़ बेसिकली अ कलेक्शन विद द पेस्टल कलर्स, बड़े लाइट टोन्स हैं इसके अंदर एज हम समर की तरफ जा रहे हैं। हाँ। इसके अंदर कॉर्ड सेट्स हैं, इसके अंदर बिल्कुल मिनिमलिस्टिक एम्ब्रॉयडरी है। सही। और जैसे दामन के ऊपर एम्ब्रॉयडरी है, गले के ऊपर एम्ब्रॉयडरी है, तो हमने थोड़ा सा उसको डेलिकेट रखा है और उसके कट्स को बेसिकली हमने थोड़ा सा कंटेम्प्रेरी प्लस ट्रेडिशनल रखा है। और सूनर और लेटर अभी आप लोग फुटेज देखोगे उसकी, तो दैट इज द केस इन। बिल्कुल, अभी दिखाते हैं कि भाई ये मिराकी में जो है वो क्या क्या है, जरा फुटेज दिखाएं। अच्छा, बड़े पेस्टल पिंक, ब्राउन और इस तरह के जो है वो कलर है। अच्छा ज़ुहैब, ये वर्किंग वुमेन्स के लिए मुझे बड़ा एक वो परफेक्ट लग रहा है कि वो इसको वेयर कर सकती हैं इजीली, और पार्टी वेयर भी है ये या नहीं है? डेफिनेटली, अगर आप देखें इसके अंदर सेमी एम्ब्रॉयडरी जो है हमने टिपिकल जो किया है वो पार्टी वेयर के लिए भी और खासतौर पे फेस्टिव के लिए। बट अगर हम कॉर्ड सेट्स की बात करते हैं, ब्लेजर विद ट्राउजर की बात करते हैं तो दैट इज फॉर कॉर्पोरेट वुमेन। आजकल बड़ा इन्फ्लुएंस है लोगों के अंदर, वो जॉब्स पे जा रहे होते हैं और इट्स वेरी ट्रिकी कि वो अपने ड्रेसेस सेलेक्ट नहीं कर पाते। तो हमारी मिराकी कलेक्शन, इसके साथ साथ भी हैव अ लेटिजिया कलेक्शन एज वेल, जो कि पूरी कंटेम्प्रेरी बेस्ड है। उसके अंदर भी हमने कॉर्ड सेट्स के साथ जो है वो कोट और पैंट्स का एक नया ट्रेंड जो है हमने फॉलो किया है। तो ये सारी चीज़ें थोड़ा सा हमने फ्यूजन की तरफ काम किया है, क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा भारी चीज़ें लोग पहनना पसंद नहीं करते इवनिंग्स में, बिकॉज कराची का वेदर ऐसा है। भी है, फिर अगर आप आ रहे हैं जा रहे हैं तो जाहिर सी बात है समथिंग वेरी स्लीक और समथिंग वेरी लाइट, और फैब्रिक जो है वो आपका वेदर फ्रेंडली होना चाहिए, सबसे पहली बात ये है। एंड देन ऑब्वियसली अफोर्डेबल, कि एवरी पर्सन कैन अफोर्ड इट, और वो अपनी किसी भी इवेंट में इसको पहन सकते हैं, इवनिंग हो, आपके ऑफिस वेयर हो। दिस इज मिडिल एज थिंग कि आप हर किसी को टारगेट कर सकते हैं, इसमें एज ग्रुप्स को भी टारगेट किया है इसके अंदर। सही। तो इसमें फैब्रिक मिंजा कौन सा लिया हुआ है? अच्छा, फैब्रिक जो है बेसिकली हम क्रेप लेते हैं, ओरिजिनल फैब्रिक होता है, डबल जॉर्जेट पे यूज करते हैं, बिकॉज ऑफिसेस जितने भी हैं वो सेंट्रली एयर कंडीशनड होते हैं। तो इस तरह की जो वर्किंग वुमेन है, जो हेड पोजीशंस पे हैं, मैनेजरियल पोजीशंस पर हैं, तो दे कैन इजीली वेयर इट अपने ऑफिसेज में। फिर आप इवनिंग पार्टीज की तरफ अगर आ जाएं या अपने इवेंट्स की तरफ आ जाएं, तो इस तरह के फैब्रिक्स जो हैं वो अगेन वेदर फ्रेंडली भी होते हैं और वेयरेबल भी होते हैं। और ये बड़ी अच्छी बात है कि इस तरह से ना डिफरेंट कोई डिज़ाइन भी सामने आता है, और ये इसमें ये होता है कि आपका जो कंफर्ट जोन है ना वो बहुत मैटर करता है। बहुत सारे लोग जो हैं वो नहीं कंफर्टेबल होते दूसरे ड्रेसेस में, कि वो बहुत भारी भारी दामन है, या वो फिर बड़े बड़े जो है वो ट्राउजर्स हैं, तो उसमें वो ऑफिस जाना या फिर उस तरह से घर में रहना या इवन पार्टी पे जाना, बहुत सारे लोगों के लिए ये ड्रेसेस वेयर करना जो है ज़रा मुश्किल हो जाता है। तो ज़ुहैब से मैं पूछूंगी, ज़ुहैब ये कैसे मतलब सोचा, ये आइडिया कैसे आया कि भाई चलो रमज़ान भी हैं और ये किस तरह का जो है वो ड्रेस डिज़ाइन कर लिए जाए कि वो पार्टी वेयर भी हो जाए, वो आप कोऑपरेटिव सेक्टर में भी जाके पहन सकते हैं, वो आप एग्जीबिशन से चले जाएं, और वो अगर आपने घर में कोई मेहमान आ रहा है तो भी आप पहन लें, फौरन से चेंज कर लें, क्योंकि इसका जो फैब्रिक होता है ना वो बड़ा मजे का होता है। उसमें जो है वो आपको बड़ी आयरन करने की इतनी भी जरूरत नहीं होती कि आप जो है वो बहुत ज्यादा परेशान हो रहे कि जी ये वाला मोती और ये काम और ये बड़ा एक अच्छा बेसिकली इसके अंदर बहुत सीजनल शिफ्ट है। हाँ। लास्ट आपके एपिसोड में हमने ब्राइडल्स की बात की थी ना, तो अगर हम बात करें तो हमारा एक शिफ्ट आता है अगस्त टिल फेब, ये हमारा ब्राइडल सीजन है। अब फेब टिल मार्च और अप्रैल हमारा ईद सीजन होता है। सही। बहुत ही चैलेंजिंग होता है, लेकिन हमने इसको अचीव किया, बहुत इसके ऊपर रिसर्च एंड डेवलपमेंट किया, बहुत ही हमने स्किन फ्रेंडली फैब्रिक यूज़ किए हैं, जैसे भी मिंजा ने जिक्र किया, बहुत मिनिमलिस्टिक एम्ब्रॉयडरी, और खास तौर पे जो आपने अभी आयरनिंग की बात की, लोगों की लाइफ इतनी टफ है, लोगों को आउटडोर काम करना है, लड़कियां आई मस्ट अप्रिशिएट दैट कि वो जा रही हैं, गाड़ियों में जा रही हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जा रही हैं, तो हमने फैब्रिक को इसकी जो स्लीकनेस है वो इतनी अच्छी रखी है कि उसके अंदर इतनी आयरनिंग की जरूरत नहीं पड़ती। तो इसके अंदर हमने बहुत डेलिकेट किस्म का हमने काम किया है और बहुत शिफ्ट लिया है ब्राइडल
ब्राइडल से टुवर्ड्स दी बेसिकली कैजुअल वेयर, प्रेट वेयर और लग्जरी वेयर बेसिकली। सही, बहुत ज़्यादा जो है वो काम किया। अच्छा जिस तरह से अभी ये फैब्रिक में देख रही हूँ, ये फैब्रिक जो है ये लाइक इसके कलर्स ये चूज़ करना, और स्पेशली अब क्योंकि समर्स अब समझ लें ऑलमोस्ट आ ही गए हैं, अब और कितना इंतज़ार करना है, हम बस थोड़ा सा आ गए हैं। अगर ज़्यादा जो है वो सर्दियाँ कोई लहर अलग से ही कोई उड़ जाए तो उड़ जाए, लेकिन बड़ा मुश्किल है क्योंकि अब बस गर्मियाँ आ गई हैं, गर्मियाँ आ रही, कराची का क्लाइमेट बहुत चैलेंजिंग है हमारे लिए, शिफ्ट हो रहा है। इसके अंदर हमने थोड़ा सा मिडिल में बैलेंस रह के सारी चीज़ों को किया है कि हम कराची को भी केटर करें, फिर हमारा पंजाब सेक्टर, पाकिस्तान के अंदर बहुत वेरिएशन है हमारी, अगर हम क्लाइमेट की बात करते हैं, सो वी हैव बोथ द थिंग्स। हमारे पास विंटर से रिलेटेड भी है क्योंकि अभी लाहौर में चल रही है विंटर, और कराची में अचानक से समर आ जाता है, तो हमने जो फैब्रिक यूज किया वो उसके हिसाब से बिल्कुल उसके हिसाब से बड़ी R&D होती है सब, बिकॉज़ ये हम बैठे बैठे बस नहीं सोच लेते कि हमें इस फैब्रिक पे काम करना है, अगर कोई और ब्रांड काम कर रहा है तो आओ हम भी इस पे काम कर लें। कस्टमर फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कस्टमर की नीड्स को देखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि कस्टमर क्या चाहता है, क्योंकि आप एट द एंड ऑफ द डे मार्केट में उनकी नीड्स को ही फुलफिल करने बैठे हैं। सही, तो उनका R&D करके उनका पूरा लाइक फीडबैक लेके ही हम इस फैब्रिक पे पहुंचे कि हमें इस फैब्रिक के साथ काम करना चाहिए। सही। अच्छा जनाब, एक बर्थडे भी है जो कि हम विश करेंगे आपको बस थोड़ी सी देर में, और आपको बताएंगे कि भाई किसकी बर्थडे है, और आप लोग क्योंकि हमें बताते हैं तो हम आपको बहुत सारी जो है वो बर्थडेज भी विश करते हैं। मीनवाइल जो है वो थोड़ा सा और बात करते हैं मिंजा से, और ये पूछते हैं कि जो क्लाइंट्स हैं या जो एक होता है ना कि लोगों का जो दिमाग है समर्स में स्पेशली, अभी जैसे आपने ये कलर्स डिज़ाइन किए, वो खुद कौन सा कलर आपको ज़्यादा कहते हैं कि हमें ये कलर चाहिए, या आप हमें समर्स के अंदर या आप हमें नॉर्मल पार्टी वेयर में ये कलर बना के दें? अच्छा, बेसिकली समर्स के साथ जो है एक ट्रेंड है कि आप लाइट कलर्स पहनते हैं, और ऑब्वियसली समर्स के साथ एक ट्रेंड चलता है कि आप पेस्टल्स की तरफ जाते हैं, ये हमारा माइंडसेट बना हुआ है। मगर अकॉर्डिंग टू द ट्रेंड्स राइट नाउ, समर्स में तो लोग कभी कभार स्लीक देखने के लिए ब्लैक एंड वाइट भी पहनते हैं, तो आप उन्हें रोक नहीं सकते। सही, और आप वेरिएशन जितनी, बिकॉज मिराकी में अगर आप देखें तो थोड़ा सा डार्कर साइड भी है, और वो लाइटर वो पेस्टल कलर भी है, और थोड़ा सा पिंक और पीच पे भी जा रहा है वो कलर। तो अगेन हम बाय द बुक नहीं चलते, हम बाय द रिक्वायरमेंट चलते हैं। जो लोगों का डाटा हम कलेक्ट करते हैं, जो लोगों के फीडबैक्स हम कलेक्ट करते हैं, हमारे क्लाइंट्स के जो फीडबैक्स होते हैं, हम उसके ऊपर अपनी चीज बनाते हैं। तो हम थोड़ा सा ट्रेंड्स को तोड़ के किसी और डायरेक्शन में काम करते हैं, तोड़ के थोड़ा सा रेवोल्यूशनाइज हम हाँ, थोड़ा सा वो क्रिएटिव करना, फिर ट्रेंड को थोड़ा सा तोड़ना, तो फिर कुछ ना कुछ अच्छी चीज हो ही जाती है। अच्छा जी, ये एक बर्थडे है और ये है सदफनाज, और हम इनको अपनी जो है वो प्लेटफॉर्म से कहेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, और खुशी से सेलिब्रेट कीजिए अपनी बर्थडे और खुश रहिए। अच्छा जी, ये तो बर्थडे थी इनकी, एक दफ़ा फिर से आपको बहुत सारा हैप्पी बर्थडे। बात करें हम मिंजा से। मिंजा, अच्छा चलिए ठीक है, आपने कहा कि रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो है वो आप लोग ड्रेसेस वगैरह बनाते हैं, ड्रेसेस रेडी करते हैं। कभी कभी ऐसा भी तो होता है ना कि आपके जो क्लाइंट्स हैं या आप जो आवाम है ऑनलाइन या वैसे आपसे पूछती जी आप क्या प्रेफर करेंगे हमें, तो आप उनको कौन से कलर सजेस्ट करती है कि भाई आप ये कलर जो है वो चूज कर लें, या आप इस तरह से? तो अगर आप मेरे पास सेपरेटली आए, मैं तो आपकी पर्सनालिटी के हिसाब से कलर सजेस्ट एक होता है ना, एक डिजाइनर का अपना भी एक फेवरेट कलर होता है। बहुत सारे डिजाइनर होते हैं जो सर्टन काइंड ऑफ कलर्स के ऊपर ही काम करते हैं और वो उनके फेवरेट होते हैं। जैसे अब मैं आई कैन नॉट मेंशन दी नेम, मगर बहुत सारे वो पिंक के ऊपर ज्यादा जाते हैं, या कुछ ऐसे डिजाइनर होंगे, शायद आप समझ रही होंगी मैं किन की बात कर रही हूँ, या कुछ ऐसे डिजाइनर है जो शॉकिंग पिंक पे ही रहते हैं, या फिर कुछ ऐसे डिजाइनर है जिनका लोग स्पेसिफिक नहीं रहते, क्योंकि अगर आप स्पेसिफिक रहेंगे तो आप चैलेंजिंग काम कब करेंगे, आप अपनी बाउंड्रीज से बाहर कब जाएंगे, आप ब्राउन्स की फैमिली में कब खेलेंगे, आप ऑलिव्स की फैमिली में कब खेलेंगे। तो इट्स लाइक एवरी सीजन हम कोई ना कोई चैलेंजिंग कलर जरूर डालते हैं। लोग ब्राउन्स पहनना पसंद नहीं करते, मगर हम ब्राउन्स और ब्राउन्स की फैमिली को लेकर आते हैं। और यकीन करें जो ब्राउन कलर है ना, इसके साथ में डिजाइन बनाना और प्ले करना ये बड़ा मुश्किल है। ये आप थोड़ा सा बताएं। मेरा फेवरेट कलर ब्लू है। मैंने एक सर्टेन पॉइंट ब्लू इतने सारे वेरिएंट्स निकाले कि मुझे मेरी टीम ने बोला कि सर हमसे ब्लू ही निकालेंगे तो फिर ग्रीन का, मस्टर्ड का और गोल्डन कहाँ जाएंगे? बचपन में मेरा रूम ब्लू हुआ करता था, नेवी ब्लू, रॉयल ब्लू, ये सारे ब्लूज मुझे, ये सोफे कलर मुझे बहुत पसंद है इस टाइम। तो बेसिकली ब्लू के अंदर हमने ज्यादातर मेरा प्रेफरेंस रहती है, लेकिन देखें आपको मार्केट के हिसाब से काम करना पड़ता है। पीपल लाइक ऑलिव ग्रीन, पीपल लाइक ब्लैक, पीपल लाइक व्हाइट, तो वेरिएंट्स हमारे पास सारी चीजें होती हैं। बट हैविंग सेड दैट 2025
5 का कलर इज कॉफी मूस कलर, इट इज अ मोका मूस ना। तो मिंजा हमारे शो पर मौजूद थी और हमारे शो पर मौजूद है सुहेब, और ये हमें बता रहे थे कि इनकी जो मिराकी कलेक्शन है उसमें क्या कुछ है आप लोगों के लिए। डेफिनेटली एक अच्छी कलेक्शन है, और जैसे मैंने इनकी कलेक्शन देखी है ना तो मुझे फील होना शुरू हो गया कि बस गर्मियाँ आ गई हैं, ठीक है जी, स्टाइल चेंज करें, अब जो है वो लाइट कलर्स की तरफ जाएं। अच्छा जी, शो का टाइम हो गया एंड अप, अपना आपने बहुत ख्याल रखना है, और जो शो का फीडबैक है वो ज़रूर दीजिएगा। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, देखना मत भूलिए सिटी एट 10।